देखो कल हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री कैसे होता है। जर्नल अपना वही है, जैसे उसमें नियम वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नियम वही है लेकिन अकाउंट अलग अलग है। देखो जो डब्बे में दिखा है वो सब अकाउंट है। स्टोर्स का अकाउंट खुलता है, बॉक्स में देखते जाओ फटाफट। स्टोर का अलग अकाउंट खुलता है, क्यों? रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल जब भी आप परचेस करोगे उसको स्टोर में एंट्री करोगे। फिर जब भी उसको आप प्रोडक्शन, देखो रॉ मटेरियल आ तो गया, अचार डालोगे उसका बिठा के, क्या करोगे? उसका प्रोडक्शन करोगे। तो जब तक प्रोडक्शन चल रहा है तब तक आप उसको WIP अकाउंट में डाल के दिखाओगे। जब तक प्रोडक्शन, जब तक ऐसे देखो मैंने लिखा था, जब तक फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, तब तक मैं उसको WIP अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, वहीं पे दिखाऊंगा। और जैसे ही प्रोड्यूस्ड हो जाएगा तो WIP से मैं उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दूंगा। इसी की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। जैसे देखो स्टोर से WIP में जाएगा तो क्या ही होगी एंट्री, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर, ऐसा। फिर जब WIP से फिनिश गुड्स में जाएगा तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, ऐसा होता है। जहां आ रहा है वो डेबिट, जहां से जा रहा है वो क्रेडिट, वो रियल अकाउंट वाला है ना। माइक तो लगा ही नहीं है, आवाज कहाँ से आएगी? ले ली, कैमरा भी आएगा थोड़े दिन में। कैमरा क्वालिटी भी बेकार है इसका, लैपटॉप का 500 रुपए का है, 1000 रुपए का। ठीक है सर, नया लैपटॉप भी ले, पैसा नहीं पाएगा, पैसा तो ले लेना। सेकंड है उसका फीस, सर भी लाके देना भी सेकंड को। और यार अब ठीक है आवाज। चलो चलो फिनिश गुड्स देखो सब बॉक्स बनाए थे, आप देखोगे ना आज वीडियो 1.5 घंटे में सब हो जाएगा। देखो फिनिश गुड्स से, और स्पीड में देखना बीच बीच में तो क्या क्या था, कर दोगे तो हो जाएगा। फिनिश गुड्स से अपन क्या करते हैं, देखो फिर कॉस्ट शीट याद करो। कॉस्ट शीट में जैसे फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते हो, फिर क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स उठा जाता है, उसमें एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आता है, उसकी एंट्री करनी है। ऐसे बस धीरे धीरे एक एक ट्रांसफर करते जाना है। ठीक, ये आ जाएगा, अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना। ये मटेरियल हो गया, उसके बाद वेजेस भी तो हम पे करते हैं, तो वेजेस का अलग अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि वो वेजेस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वेजेस जो सीधा प्रोडक्शन में लगता है, तो प्रोडक्शन में लगेगा तो वो कहाँ चले जाएगा, देखो एगो बना हुआ WIP में जाएगा अगर डायरेक्ट है तो। और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, ओवरहेड। अगर वेजेस इनडायरेक्ट है तो देखो एगो यहाँ गए, ओवर फैक्ट्री ओवरहेड में गया उसका एगो, तो एंट्री वैसे उस हिसाब से होगी, उस हिसाब से की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ओवरहेड 3 टाइप का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तीनों को आप पे करोगे, उसकी एंट्री अलग होगी, पे करने की एंट्री अलग, फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करने की एंट्री अलग। एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है हिंदी में नॉर्मल। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, वो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड है, ऐसे देखो यहाँ से इसका निकला है। एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा, फैक्ट्री ओवरहेड WIP में, क्योंकि प्रोडक्शन में ही पे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये देखो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, इधर जा रहा है, फिनिश गुड्स में जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है फिनिश गुड्स में जा रहा है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखो वो एब्जॉर्ब ऐसा होगा, एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ सेल में होगा, है ना। वो देखो कि डिटेल में कल पूरा समझ आ जाएगा, अभी क्वेश्चन बनाते हैं तो भी आ जाएगा। देखो हाँ तो मैं निकालें, चलो मॉड्यूल। अच्छा ईश्वर आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेना फटाफट, और बुक्स भी आ जाएगी बढ़िया। 8-10 दिन लगता है बुक आने में, 1 महीना लग गया। हाँ रजिस्ट्रेशन तो बहुत कुछ नहीं तो सिंगल महंगा पड़ता है ना। नहीं सिंगल होता भी नहीं है, इंस्टॉलमेंट में होता है। नहीं कर सकते, वो बोलने पड़ता है इंस्टॉलमेंट, कौन सा तो नहीं होता भाई होता है, मैंने इंस्टॉलमेंट ये इंस्टॉलमेंट में मैं देखो सीए वाले में कैसा होता है, अगर आप
सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवाओगे, एग्जाम देने की बात नहीं कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन अपने इंस्टीट्यूट में अगर फर्स्ट ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवाते हो 14,000 लगेगा सिर्फ फर्स्ट का, या फिर अगर सिर्फ सेकंड का करवाओगे सिर्फ सेकंड तो भी 14 लगेगा, है ना। टोटल कितना हो गया 28। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप साथ में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 18,000 लगता है, 10,000 का फर्क, सीधा 10,000 का। तो रजिस्ट्रेशन साथ में करवाओ ना, फिर 5 साल तक वैलिड रहता है। एग्जाम अलग अलग दो, जब एग्जाम फॉर्म आएगा फर्स्ट का अलग, जैसा जैसा हमको ठीक लगे। हम लोग का 23,100 को आता है। सीए वालों का ऐसा होता है। तो भाई हर कोई बहुत ग्रुप का 10,000 बचाएंगे ना भाई, छोटा थोड़ी होता है 10,000। मतलब है फर्क बहुत ज्यादा है, एग्जैक्ट अब मेरे को याद नहीं है, फर्क बहुत ज्यादा है। तो बहुत कहीं करेंगे ना। हाँ तो सीए वाले का सस्ता है, बहुत ग्रुप का सस्ता है। हम लोग का तो एक आप लोग का फाउंडेशन में 14 लगता है ना, नहीं 6 6 उनका 9,200। उनका 9 लगता है। ठीक है चलो क्वेश्चन निकालो, क्या कितना लगता है बता रहे हो। इशिका ऐसा मैं चल भी नहीं रहे नीचे रहे अच्छा वाला रेड पेन रेड अजय कंसर्न मुझे अच्छे से बनाओ। ऐसा किया है एक इंस्टॉलमेंट पेपर इस वक्त बुक का फोटो पीडीएफ भेजो ग्रुप में, देखना आ गया है। एग्जाम में नहीं, 1 महीने के अंदर सर पर सीए वाले में होता है कि एक ऐसे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो बहुत ग्रुप आ जाता है। इंस्टॉलमेंट होता ही नहीं है इसमें। लोगों में एक इंस्टॉलमेंट पे करो तो बहुत ग्रुप का आ जाता है। बट ये है सेकंड इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट जब पे करें तो 3 महीने के अंदर होता है। ग्रीन पेन देना ये आ गया। उसके लिए आपको ग्रीन फ्लैग बनना पड़ेगा। अरे सर रेड फ्लैग में खुश हाँ देखो रखे हैं आप। बुक का पेज 258 निकालो, 258। यार लाया निकालिए ईश्वर, है ना। पीडीएफ का वो अलग दिखता है पेज नंबर, जो बुक में प्रिंट रहता है ना वो उसका पेज 258 इलस्ट्रेशन 1। चलो बनाएंगे। पहला वाला को मैं बता देता हूँ कि आपको अप्रोच कैसे कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर सामने देखते जाओ। पहला बोला है इलस्ट्रेशन 1 में, ऑन 31 मार्च 2022 द फॉलोइंग बैलेंसेस, अंडरलाइन करो बैलेंसेस, वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, 31 मार्च का आपको बैलेंस है, मतलब ये कौन सा ओपनिंग हुआ कि क्लोजिंग हुआ? क्लोजिंग बैलेंस हुआ। लेकिन अगले साल के लिए ओपनिंग, तो आप इसको ओपनिंग बोलोगे क्योंकि हमको अगले साल का अकाउंटिंग करना है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2022। मतलब यही जो मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन में पहला लाइन बोला है कि भाई जो बैलेंस है ना वो 31 मार्च 2022 का है। और हाँ सुनो, हम मंथ वाइज कर रहे हैं, कैसे पहचानूंगा बता रहा हूँ। 31 मार्च 2022 है, मतलब ये मार्च के महीने के लिए क्या कहलाएगा, कौन सा बैलेंस? मार्च के लिए ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो अप्रैल के लिए क्या बन जाएगा? हम कौन सा कंसीडर करें? हमको अप्रैल का करना है। अब आगे पढ़ोगे ना, हमको अप्रैल का अकाउंटिंग करना है। तो अप्रैल के लिए ये ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या क्या दिया हुआ देखो, स्टोर का दिया हुआ 35, WIP का 38, फिनिश गुड्स का 25 और CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल का दिया हुआ 98 और ट्रायल बैलेंस है और टैली करके दिया हुआ है। मार्च का क्लोजिंग है इसलिए अप्रैल का ओपनिंग है। उसे बोले अप्रैल का बनाना है। हाँ अब देखो लाइन पढ़ो, लिखा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2022। आपको अप्रैल का ही पूरा जर्नल एंट्री करके देना है। तो मतलब हमारे लिए ये इस क्वेश्चन में ये ओपनिंग बैलेंसेस कहलाएगा जो आपको दिया हुआ 4 चौक अलग अलग, है ना। तो अब देखो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ना,
तो ट्रांजैक्शन को मैं पढ़ते जाऊंगा, जर्नल बनाते जाऊंगा। तो पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, बीच में लिखे इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड जर्नल। हाँ, डेट तो है नहीं तो मैं सीरियल नंबर लिखूंगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF भी बनेगा यहाँ पे जैसे बनता है, डेबिट और क्रेडिट। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, इक्वल करना, बोलेगा तो करना है, नहीं बोलेगा तो नहीं करना। हाँ चलो अभी देखते जाओ बस एक बार अप्रोच कैसे करना है सिर्फ देखो। देखो सबसे पहले बताओगे आप ही लोग, सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिया हुआ है रॉ मटेरियल, उसके नीचे लिखा है परचेस, मतलब रॉ मटेरियल परचेस। हाँ क्या एंट्री होगी? हिमांशु आप बताओ 11th में हम लोग क्या एंट्री करते थे इसकी? ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अब गलत है। हाँ देखो सुनो, परचेस अकाउंट डेबिट किए, हाँ ठीक है ना, मटेरियल परचेस किए, उसको कहाँ पे आप रखोगे? ऊपर एक बॉक्स दिखाया था, कौन से बॉक्स में रखोगे? स्टोर नाम का एक बॉक्स बनाए थे। जब भी आप मटेरियल परचेस करोगे आप उसको देखो लिखा है रॉ मटेरियल, जब भी आएगा ना स्टोर से रिलेटेड बातें होंगी। अगर स्टोर में आ गया तो स्टोर डेबिट, अगर स्टोर से जाएगा तो स्टोर क्रेडिट, ऐसा करोगे। तो अभी स्टोर में माल आ रहा है इसलिए मैं स्टोर को डेबिट कर दूंगा। और एक और बात हिमांशु, अगर आप मेरे को बताओ परचेस 11th के हिसाब से आपने बोला परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश। अगर मान लो क्रेडिट में परचेस करते तो क्या था? हाँ तो उसको बोलते क्या है अपन? नाम तो है लेकिन उस बंदे को अकाउंट्स में क्या क्रेडिटर कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग अच्छा सेल होगा तो क्या होगा? या तो कैश सेल होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट सेल होगा तो डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल कर गए ना अपन। तो कल हमने एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये सीखी थी, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इन देखो बोला कि उसको फोकस करो जो गोले में है, क्या क्या है? कैश, क्रेडिटर और डेटर, इन तीनों की जगह पे हम लोग ये तीन नाम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं CLC, फुल फॉर्म में लिखोगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तीनों के जगह पे। मतलब जहां पर कैश आएगा 11 से तो पढ़ ही गए हो, जहां पर कैश आना चाहिए उसको हटा के आप CLC लिखोगे, जहां पर डेटा आना चाहिए उसको हटा के CLC लिखोगे, जहां पर क्रेडिटर आना चाहिए उसको हटा के भी CLC लिखोगे। तो ठीक है, तो मतलब फर्क नहीं पड़ता कैश परचेस है कि क्रेडिट परचेस है, CLC आपका आएगा। मतलब मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में जाके, CLC स्टोर अकाउंट डेबिट टू CLC ये होगा, ठीक है। एक और बात नोटिस करो, वापस ऊपर का जो पहला वाला टेबल दिया हुआ था, क्या आपको स्टोर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था? स्टोर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 35,000 ना। तो क्या वहाँ पे उसका जो नाम है 35,000, क्या सिर्फ स्टोर लिखा हुआ है? नहीं, पूरा नाम है उसका स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपको भी वही करना है, ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है जब सॉल्यूशन बनाओगे। स्टोर क्योंकि आपको पूरा नाम लिखना है, वो भी फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऐसे पूरा लिखना है, नहीं बनेगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट पूरा लिखना है हर चीज को, जैसा क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में भी स्टोर बस एक सिंगल वर्ड स्टोर नहीं है ना, स्टोर लेजर कंट्रोल है, पूरा लिखे। CLC भी देखो शॉर्ट फॉर्म अलाउड ही नहीं है, उसने पूरा लिखा हुआ है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो हमें भी वही यूज करना है। समझ आ गया? पहली एंट्री हो गई, अमाउंट दिया हुआ है हमको 95,000। अच्छा नरेशन नहीं लिखना होता, ये अच्छी बात है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको नरेशन नहीं लिखना होता, किसी में भी, किसी भी क्वेश्चन में नरेशन नहीं चाहिए। बीइंग लिखने को क्या लिखोगे? बीइंग मटेरियल परचेज, लेकिन नहीं लिखना होता हमको। सेकंड में आओ, नरेशन की जरूरत नहीं है। आगे आए सेकंड क्या बोलते हैं, देखो पढ़ोगे भाई, ये जो आपको 4 तो डैश दिया हुआ है ना, माइनस का साइन लगा है लेकिन माइनस नहीं हो, डैश है। रॉ मटेरियल परचेस है, फिर रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल रिटर्न टू सब रॉ मटेरियल का आइटम है, उसके अंदर का आइटम है, ठीक है। तो सेकंड को मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है। तो चलो क्या होगा बताओ,
जब परचेस किया था तो ये एंट्री हुआ था। रिवर्स हाँ, ये परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न है। सप्लायर से मैंने खरीदा था, उसी सप्लायर मतलब क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को माल दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, रिसीवर। क्रेडिटर विल बी डेबिटेड, लेकिन नाम तो ये यूज करोगे। कॉस्ट लेजर और स्टोर से माल जो है आपका चले गया तो इसलिए स्टोर क्रेडिट हो जाएगा। पूरा लिखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट दिया 3000। ठीक है, हो गया। थर्ड, फिर से देखो स्टार्टिंग से पढ़ो। रॉ मटेरियल ऐसे मत पढ़ो, इशू टू प्रोडक्शन। क्या क्या इशूड? रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। इशूड का मतलब होता है कि मैंने रॉ मटेरियल को उठाया और प्रोडक्शन करने के लिए उसको दे दिया। तो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? मतलब हाँ, फैक्ट्री में होता है। वहाँ पे हम WIP अकाउंट को मेंटेन करते हैं। मतलब स्टोर से माल उठा के, यहाँ से स्टोर से उठाया और फैक्ट्री वाले को दे दिया, मतलब उसमें प्रोडक्शन चालू हो गया, WIP अकाउंट डेबिट होगा और स्टोर क्रेडिट हो जाएगा। WIP में भी पूरा लिखोगे। देखो WIP तक आपको शॉर्ट फॉर्म में अलाउड नहीं है, पूरा लिखना है। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल वर्ड भी लगाना है। कंट्रोल वर्ड आपको हर किसी के एंड में लगाना है। और टू क्या होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर से माल गया इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 98,000। ठीक है, आगे फोर्थ। फिर देखो वैसी है, रॉ मटेरियल इशूड रॉ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। देखो रिटर्न टू स्टोर मतलब स्टोर में माल वापस आया है। टू स्टोर बोले ना, टू स्टोर में आया है। कहाँ से? WIP से। WIP में भेज दिए थे तो WIP टू स्टोर हुआ था। अब वो WIP वाले बंदे को मटेरियल या तो ज्यादा हुआ या पसंद नहीं आया, हो सकता है क्वालिटी खराब हो, उसने रिटर्न कर दिया। देखो हमने लिखा था कल, देखो जूम करके हमने लिखा था यहाँ पे इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल इशू कर गया मतलब वो जा रहा है, WIP में जा रहा है इसलिए डेबिट, लेकिन वापस भी तो आएगा। ये देखो वही हो गया, रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर, मतलब स्टोर में माल वापस आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और वहां से आ गया WIP से तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, चलो मैं शॉर्ट में लिखूं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, है ना। SLC स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट 3000। ठीक, आगे फिफ्थ एंट्री। आगे दिया हुआ है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस। और उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है इनडायरेक्ट वेजेस। तो हिमांशु डायरेक्ट वेजेस हो या इनडायरेक्ट वेजेस हो, पेमेंट की एंट्री एक ही होगी। डायरेक्ट जाएगा अलग जगह, डायरेक्ट का तो जो सीधा प्रोडक्शन में लगता है, और इनडायरेक्ट जो वो कहाँ जाता है? ओवरहेड में जाता है, तो वो तो एब्जॉर्ब हो, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो मेरे को पे करना पड़ेगा। पे की एंट्री दोनों की एक ही होती है, तो मैं क्या करूँगा 65,000 से एंट्री करूँगा वेज। अच्छा 11th में क्या होती है एंट्री? वेजेस पे करने की। बच्चे वेजेस टू कैश, तो वेजेस तो मैं डेबिट करूँगा, उसमें कोई वो नियम वेजेस कंट्रोल अकाउंट पूरा लिखना पड़ेगा। CLC कॉस्ट लेजर, हाँ यहाँ पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिखोगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाँ, पेमेंट की एंट्री हमेशा एक साथ 65,000 आपको ढूंढ लेना है पहले ही। 40 का डायरेक्ट है, 25 का इनडायरेक्ट है। हाँ, तो 65 से एंट्री हो गई। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले इसी में से 65 दिखा दिया ना, अब इसका 40,000 जो डायरेक्ट है उसको अलग जगह लेके जाऊंगा, और जो इनडायरेक्ट है 25 उसको अलग जगह लेके जाऊंगा। तो देखो हिमांशु, देखो वेजेस आप ढूंढ के बताओ, डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे जा रहा है, कहाँ एब्जॉर्ब हो गए? WIP में। और इनडायरेक्ट वाला फैक्ट्री ओवरहेड में, है ना। तो चाहो तो इसकी भी एंट्री आप एक साथ कर सकते हो, वेजेस को पूरा क्रेडिट कर देना, डेबिट अलग अलग। देखो ऐसे WIP अकाउंट डेबिट और WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल पूरा लगाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो WIP में कौन सा जाएगा जो डायरेक्ट है, और फैक्ट्री ओवरहेड में कौन सा जाएगा जो इनडायरेक्ट है, ऐसा हम ब्रैकेट में बता दिए। डायरेक्ट था 40,000, उतने से डेबिट, और इनडायरेक्ट है 25,000, उतने से डेबिट, तो गया जहाँ जाना चाहिए वहाँ गया। और फिर वेजेस क्या हो जाएगा? वेजेस से गया ना, वेजेस आपका क्रेडिट हो जाएगा टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट
65 से क्रेडिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन की एंट्री करनी ये एब्जॉर्प्शन का है, पे की भी करनी है, एब्जॉर्ब की भी करनी है। पहले अपन पे करेंगे, ये पे करने की एंट्री हुई, पे करोगे, खर्चा आपका पे हो जाएगा, उसके बाद ही तो एब्जॉर्ब करोगे, पहले एब्जॉर्ब थोड़ी करते हैं। पहले आप पे करो, फिर उसको दिखाओ, हाँ WIP में डायरेक्ट वाला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट वाला जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक है ईश्वर? आगे देखो, अगले पेज में दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड। इनकर्ड मतलब क्या होता है? पे करना। आपने ये पे किया है तो ठीक है, पे करने की एंट्री। हाँ नहीं, इनकर्ड मतलब पेड और पेबल दोनों होता है। पेड या पे इंग्लिश वाला और पेड और पेबल, तो अभी पे कर चुके हो है ना, वो इनकर्ड है। पे करोगे और एब्जॉर्ब भी कर दोगे। ठीक है, तो मैं किया फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ वो तो एब्जॉर्ब होगा, लेकिन अभी पे करूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड आपका एक्सपेंस होता है, दूसरे एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या आ जाएगा? CLC, कॉस्ट रिजर्व कंट्रोल अकाउंट। 50,000 से अपने पे कर दिया, बस हो गया। आगे बढ़ने से पहले, मतलब हुआ नहीं है, हाँ आगे बढ़ने से पहले उसको एब्जॉर्ब करोगे। तो देखो फ्लो चार्ट, फैक्ट्री ओवरहेड देखो, ये है फैक्ट्री ओवरहेड, ये एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है? WIP। देखो ये वाली लाइन जा रही है फैक्ट्री ओवरहेड से निकल के, ये है एब्जॉर्ब वाली लाइन WIP में जा रही है, तो एंट्री क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड। WIP में जा रहा है तो वो डेबिट, फैक्ट्री WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, पूरा 50,000 से जितने से पे किए थे उतना एब्जॉर्ब कर दिए। ये का है कि एब्जॉर्ब करने के लिए उसको क्लोज करना है। देखो मेरे को ये बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड किस में आता होगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल। तो एक ही नियम है, ये तो 11th क्लास से ही नियम चलते आ रहा है कि जितना भी नॉमिनल अकाउंट है आपको उसको पहले क्लोज करना है। मतलब हर जितना भी नॉमिनल अकाउंट है सबको क्लोज हो जाना चाहिए। मेरे को बताओ वेजेस किस में आता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये भी नॉमिनल है, तो देखो वेजेस भी अपने क्लोज कर दिया। 65 से डेबिट किए थे वेजेस को, 65 से क्रेडिट हो चुका है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट के आइटम्स है उसको आपको क्लोज कर देना है पहले ही, उसके बाद आगे बढ़ना है। फैक्ट्री ओवरहेड भी खर्चा ही तो होता है, नॉमिनल अकाउंट उसको क्लोज किया। हाँ अब आगे बढ़ेंगे, चलो 8th के बाद अब 9th आएगा। 9th और 10th एक साथ होगा, पहले पे करूंगा। अगला है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000, तो पहले पे की एंट्री। पे के लिए क्या लिखूंगा? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मत लिखो, कंट्रोल अकाउंट तो लिखना पड़ेगा। कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, क्योंकि आप पे कर रहे हो अभी, पे किए हो 40,000, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्ब करोगे तो भी 40,000, हाँ लेकिन एब्जॉर्ब करोगे कहाँ पे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है। अरे ये तो दोनों मिक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल क्यों? ठीक है, सेलिंग आपका उधर जाता है, लेकिन एक बात समझो हिमांशु, एडमिनिस्ट्रेटिव तो फिनिश गुड्स में जाता है। ये देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये तो फिनिश गुड्स में जा रहा है, और सेलिंग अलग जगह पे जा रहा है, लेकिन इसने साथ में लिख दिया है, तो मैं कैसे करूँगा? हाँ देखो ये वही लॉजिक है। अगर आप 11th का फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, आपको वेजेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, और सैलरी कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसा दिया वेजेस एंड सैलरी 100 रुपए, ये कहाँ पे आएगा? लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस दिया तो बस वही लॉजिक है, यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है। हाँ तो मैं सेलिंग वर्ड पहले वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, तो वही करूँगा एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अकाउंट। 40,000 से मैंने इसको एब्जॉर्ब कर दिया, पे किया, उसके बाद एब्जॉर्ब कर दिया। सेलिंग है इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में एब्जॉर्ब किया। हाँ उसके बाद दिया हुआ है, देखो ध्यान से लिखा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मतलब इतने कॉस्ट का फिनिश गुड्स आपने ट्रांसफर किया वेयर हाउस में, तो मतलब ये क्या है? मतलब यहाँ के हिसाब से मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, वो COGS से COS में जा रहा है। नहीं वो प्रोडक्शन से सोल्ड मिला, मतलब कहाँ से कहाँ? मतलब ये फिनिश गुड से COGS नहीं, शिपमेंट बोलो तो वो COS कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस,
कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, क्या होगा सोचो। ऑप्शन से क्या लेंगे? नाम बताओ ना। फिनिश गुड्स से आ रहा है। हाँ, तो क्या लास्ट ऑप्शन वही बचा है। हाँ, फिनिश गुड्स से सीधा फिनिश गुड्स कहाँ, फिनिश गुड्स कहाँ से आया क्या? फिनिश गुड्स कहाँ से बना होगा? वो वाली एंट्री है ये। क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हो, आप लोग अभी बहुत बार बोले कि फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा रहे हैं, वो अगला वाला है। अगला वाला देखो, वही नाम लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ रहा है। और कहाँ से आता है वो? फिर वो वाली एंट्री जो आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। और COGS टू COS भी नहीं है, ये मैंने कल सिखाया था। हाँ बताओ जो लोग कल आए थे, COGS से COS में ज्यादा एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा रहेगा कि एंट्री करोगे आप? क्या लिखा रहेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा रहेगा, बस और कुछ नहीं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है तो मतलब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गया। देखो मैं ऐसे थोड़ा साफ अच्छे से बनाता हूँ। सबसे पहले तो माल स्टॉक में आता है, स्टॉक से वो WIP में जाता है, WIP से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ पे कोई दिक्कत? स्टॉक से WIP में कब जाएगा? क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा रहेगा कि मैं स्टॉक से उसको WIP में ट्रांसफर करूंगा? क्वेश्चन में लिखा रहेगा हाँ इशू, ना परचेस तो वो आता है, परचेस करने से तो स्टॉक में आता है, ठीक है। स्टॉक से WIP में कब जाएगा? जब बोलेगा इशूड टू प्रोडक्शन, आपने उस मटेरियल को इशू किया है, मतलब यूज किया है प्रोडक्शन करने में। इशू टू प्रोडक्शन बोलेगा मतलब स्टॉक से WIP में जा रहा है, ठीक है। WIP से फिनिश गुड्स में कब जाएगा? जब क्वेश्चन बोलेगा फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स वर्ड रहेगा और उसके आगे कुछ भी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस लिख देगा, इसलिए ट्रांसफर लिखा है। क्वेश्चन में अभी क्या लिखा है? फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ये लिखा है क्वेश्चन में। तो ट्रांसफर आपने किया कैसे? आपके पास कहाँ से आया? आपने प्रोड्यूस किया होगा ना, आपने पहले प्रोड्यूस किया होगा, तब तो उसको वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब अभी जो हम जिस पॉइंट में है उसकी एंट्री ये होगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, ठीक है। फिर जो फिनिश गुड्स से आगे COGS में जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, एंट्री जानोगे COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, वो कब होगा? वो आपको क्वेश्चन में COGS ही लिख के देगा। अगला पॉइंट वही है, COGS लिख के दिया मतलब COGS में आ रहा है, तो COGS डेबिट हो जाएगा। और कहाँ से आएगा? फिनिश गुड्स से, ठीक है। फिर COGS से आगे कहाँ पे जाता है? COS में जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा रहेगा जब वाली एंट्री करोगे? COS ही लिखा रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल, यही 3 शब्द देगा। मतलब COS में माल आ रहा है और कहाँ से आता है? वो क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो अभी वाली एंट्री कौन सी है? अभी है फिनिश गुड्स टू WIP, क्योंकि उतना फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया है, WIP से बन के रेडी हो गया है। तो 11th एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक, यही होगा। हाँ, अमाउंट आपको दिया हुआ है 2,13,000, यहाँ लिखे 2,13,000, यहाँ पे लिखे 2,13,000, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माल आ रहा है, तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ रहा है, कहाँ से आता है? फिनिश गुड से आता है, ठीक है। 2,10,000 लिखे यहाँ पे। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, अब मजा आएगा। चलो हिमांशु आप ही बताओगे। सेल्स मतलब आपने गुड सेल किया, कस्टमर को आपने गुड सेल किया। अब देखो सेल भी वैसी 2 टाइप से हो सकता है, या तो कैश सेल या तो क्रेडिट सेल। तो पहले हम करते थे या तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में सेल किया तो डेटा का अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। फिर CLC डेबिट हो जाएगा, है ना, COS नहीं होगा। बात को समझो, जब आप वही 11th का जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो ये सेल को आप कहाँ पे दिखाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड दिखाते हो, तो उसकी भी तो कोई एंट्री हुई होगी। आप ऐसा नहीं करते कभी कि हाँ कैश है, देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसका मैं जनरल बनाता हूँ। चलो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, मान लो कैश सेल था, तो कैश का लेजर बनाओगे, ये बन गया। डेबिट साइड में लिखोगे टू सेल, ठीक है। और जो सेल का अकाउंट बनाओगे, देखो सेल का जो अकाउंट बनेगा, यहाँ पे सेल क्रेडिट हुआ है, तो हाँ यहाँ क्रेडिट से लिखोगे बाय कैश, ठीक है। जो भी अमाउंट है, मान लो 100 रुपये, यहाँ 100 रुपये आया, यहाँ 100 रुपये आया,
है ना। अब देखो ये लेजर अकाउंट बन गया, अब इसका क्या किया जाता है, बैलेंस कैरी डाउन निकाला जाता है। तो बस मान लो इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखूंगा बताओ, कैश कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 100 रुपए। अब मेरे को बताओ ये आपका जो वो है क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट्स में ये कहाँ जाएगा, 100 रुपए का तो ये बैलेंस कैरी डाउन है, कैश का बैलेंस है, बैलेंस शीट में कहाँ एसेट साइड चले जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेल्स है, ध्यान से देखना, अभी सेल्स का बैलेंस कैरी डाउन किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। यहाँ लिख दिया 100 रुपए, लेकिन क्या मैं सही में यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन लिखूं, बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते। कल हमने एक और चीज सीखी हिमांशु, जो तीन होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स में से जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन होता है वो सिर्फ पर्सनल और रियल का होता है। नॉमिनल का कभी भी कोई बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसको हम सीधा या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। कब ट्रेडिंग में आता है, कब प्रॉफिट लॉस, वो आप लोग जानते हो, है ना। देखो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है, डेटर, क्रेडिटर, मतलब आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन, डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है। रियल अकाउंट में क्या आता है, कैश, एसेट्स, गुड्स, तो इनका भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है। नॉमिनल में आता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, उसका कभी बैलेंस बीटी बैलेंस शीट नहीं होता है। जिस अकाउंट में वो जाना चाहिए वहीं जाएगा। सेल कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और ट्रेडिंग के इसलिए तो देखो सेल के डेबिट में लिखो टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखोगे बाय सेल, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, वो आते हैं यहाँ पे। ये पूरा काम था इसलिए मैंने बताया। यहाँ पर सेकंड एंट्री भी होती है, ये क्लास 11th का जो है लेफ्ट साइड में मैंने एंट्री लिखी है, कैश या डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इसके बाद दूसरी एंट्री भी की जाती है उसको ट्रेडिंग में डालने के लिए, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखता है बाय सेल, ठीक है। तो हम देखो कॉस्ट वाला क्या बोलता है, ये तो आप लोग ने बता दिया कि कैश और डेटा की जगह पे हम लोग CLC यूज करते हैं, ठीक है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग वाला क्या बोलता है कि देखो भाई सामने तुम फाइनेंशियल वाले हो, तुम देखो तुमने यहाँ पे सेल क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट किया, वो तो खत्म हो गया ना। तो हम ये टाइम पास नहीं करेंगे, हम उसको सीधा अपने अकाउंट में डाल, तुमने डेबिट पहले क्रेडिट किया फिर बाद में डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, हम सीधा अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे अकाउंट बनता कौन सा है, ट्रेडिंग तो नहीं बनता, कॉस्टिंग पीरियड बनता है। ये एंट्री होती है सेल की, ये पूरा काम था। ये क्वेश्चन बोला है सेल, लास्ट वाला वही था ना, 3 लाख का आपने सेल किया है, ये एंट्री है सेल करने की, CLC अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L। 13th एंट्री है कि कैश या डेटा डेबिट होगा तो उसकी जगह तो हम CLC यूज करते हैं और ट्रेडिंग में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो ट्रेडिंग होता नहीं है, कॉस्टिंग P&L क्रेडिट होता है। बनाने का तरीका वही है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। 3 लाख का आपका सेल हुआ है। चलो एंट्री नोट करो फटाफट, और नोट क्या खुद से लिखो, अब तो समझ गए ना, खुद से करो। अच्छा एक चीज़ मिसिंग, देखो इसलिए अब देखो मेरी गलती, इसलिए बोला आप लोग मत लिखो, एक चीज़ छूट गई है। लास्ट की 3 लाइन कौन पढ़ेगा, देखो लास्ट की 3 लाइन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोला है, तो हमको यहाँ पे अभी अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। देखो लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड पहले मेरे को उसका मतलब बताओ, रुको सबक जहाँ पढ़ना है वही पढ़ो। बोला है फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन मतलब WIP जो है फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब जो ये वाली एंट्री थी फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन। देखो मैं मिटा के बताऊँ, देखो सामने देखो मिटा के बताऊंगा, ये मैंने मिटा दिया तो उसको मैं फिर से बनाऊंगा। ये आप क्वेश्चन क्या बोलोगे इसका, फैक्ट्री ओवर, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में उसको अप्लाई किया जाता है, मतलब एंट्री होती है WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। हमने अपने मन से सेम अमाउंट ले लिया, तो साइलेंट होता तब लेते। देखो आपने ये दोनों एंट्री पे फोकस करेंगे सब लोग, ये दोनों देखो बॉक्स में मैंने डाला, इसको फोकस करेंगे। सबसे पहले आपने फैक्ट्री ओवरहेड पे किया था, ये पे वाली एंट्री है ना, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकट 50,000 दिया हुआ था, तो आपने पे तो कर दिया 50,000 से, लेकिन जब एब्जॉर्ब करोगे तो आप कितना एब्जॉर्ब करोगे, लिखा है आगे लिखा है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना था, हाँ ये देखो डायरेक्ट वेजेस था 40,000, उसका 150% 60,000। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 40,000 का 150%, ये हो जाएगा 60,000। तो अब यहाँ से एक और नई बात पैदा होती है, याद करो हिमांशु, हमने अंडर ओवर का क्वेश्चन पढ़ा था ओवरहेड चैप्टर में,
अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था, तो आप ही बताओ। चलो ये दोनों एंट्री को देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो एंट्री है। अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? कैसे पता चला? यहाँ 60 है और वो एब्जॉर्ब है ना। और आपने जो पे किया मतलब वो एक्चुअल है। पे आप कौन सा अमाउंट करते हो? जो एक्चुअल अमाउंट होता है वो पे करते हो। एक्चुअल ओवरहेड आपका 50 था, 50 है, और ये ना लिखा तो एब्जॉर्ब वाला 60 है, तो ये एब्जॉर्ब वाला अमाउंट क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो चलो आप ही पूरा बताओ, अभी लोग उसको क्लोज हुआ क्या फैक्ट्री ओवरहेड पूरे तरीके से? नहीं हुआ है। पूरे तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट था 50,000 से और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हुआ है 60,000 से। तो अभी 10,000 का और क्लोज करना बाकी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसको 10 और डेबिट कर दूंगा, क्योंकि डेबिट कम है ना, क्रेडिट तो ऑलरेडी ज़्यादा है। उसको क्लोज करने के लिए मेरे को पूरा तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा 10,000 से। हाँ, 2 कॉस्टिंग P&L, चाहे अंडर एब्जॉर्प्शन हो चाहे ओवर एब्जॉर्प्शन हो, पूरा कॉस्टिंग P&L में जाएगा। ठीक है, तो गया। बाकी डेबिट वाला सबको लॉजिक समझ आया? हाँ, क्या अभिषेक डाउट है कुछ बोलोगे तुम? गाना का वाह, ठीक है। ईश्वर, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कितने से हुआ था? देखो जब पे किए थे 50,000 से, लेकिन जब एब्जॉर्ब किए उसको WIP में डाले, क्रेडिट किए, फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट किए 60,000 से कर दिए एब्जॉर्ब, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, उसको कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया ना, 60,000 एब्जॉर्ब हो गया, कम करो थोड़ा, डेबिट करना पड़ेगा, तभी वो अकाउंट क्लोज होगा और कॉस्टिंग P&L में हो जाएगा, है ना। तो देखो उसके बाद करना सीक्वेंस के हिसाब से, फिर ये वाली 9th एंट्री होगी, आप लोग सीक्वेंस में करना, ये 9th होगा, उसके बाद ये सब ये 10, ये 11, ये 12 ऐसा होते जाएगा। ठीक है, एक एंट्री बढ़ गई, आगे भी कुछ बोला है, खत्म नहीं हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड तो हमने कर दिया, अप्लाइड 150 ऑफ पेजेस। एनी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बीइंग कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ, मतलब इसका मतलब ये वाली एंट्री नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे, नहीं होगी। अभी इतना भाई, आपने क्या किया, ये एंट्री करने से हुआ क्या? फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस कैरी डाउन बचेगा कि पूरा क्लोज हो जाएगा? करके देखते हैं। चलो फैक्ट्री ओवरहेड में देखो, ओवरहेड पूरे स्क्रीन में आपको 3 एंट्री दिख रही है, कचरा हो जाएगा होने तो थोड़ा सा, ये 1, ये 2 और ये 3 फैक्ट्री ओवरहेड के आपको 3 जगह दिख रहा है। चलो इसको मैं लेजर बनाता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर बना के देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो सबसे बड़ी सीख यहाँ से ये मिल गई, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। पहले अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अलग लिख दिया था, अब मैंने उसको क्लोज भी कर दिया, लेकिन क्लोज नहीं करना है, क्वेश्चन बोला गया। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, फैक्ट्री ओवरहेड को पे करते हो, उसकी एंट्री क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC। जब आप पे करोगे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC, तो डेबिट से लिखोगे टू CLC। अब पेमेंट आपने कितना किया था, क्वेश्चन में बता दिया था 50,000। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और मैंने एब्जॉर्ब भी कर दिया 50,000, गलत हुआ। नीचे पढ़े तो पता चला लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड मतलब एब्जॉर्ब 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब 60,000 से वो एब्जॉर्ब हुआ है। एब्जॉर्ब करने की एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाके एब्जॉर्ब होता है? WIP में। एंट्री क्या होती है उसकी? WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में कहाँ दिखाऊंगा? क्रेडिट साइड पे बाय WIP 60,000, क्योंकि 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 150% ऑफ 40,000, तो 60 हुआ। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस 40 था। अब अगर वो क्वेश्चन में वो लास्ट लाइन नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट मैं इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर किस साइड आया? इस साइड आया। मैं इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर देता? कॉस्टिंग P&L में डाल देता। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, मेरे को बताओ? जनरल ये होता, मैंने वही तो लिखा है, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्टिंग P&L लिखा है। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा, इसका जो अकाउंट है वो क्या, वो पूरा क्लोज हो गया। मतलब क्लोज होने का मतलब क्या होता है? बैलेंस कुछ बचा क्या? नहीं बचा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस आपको निकालना है फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ। पढ़ो वापस से, फर्स्ट लाइन लिखा है एनी अंडर या फर्स्ट लाइन ही पढ़ेगा, लास्ट आखिरी का, एनी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बीइंग कैरी फॉरवर्ड, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर एडजस्टमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ। सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट मंथ, अगले महीने आपको उसको दिखाना है बैलेंस कैरीड डाउन। तो मतलब आप ये वाली एंट्री नहीं करोगे, ये वाली एंट्री नेक्स्ट मंथ एब्जॉर्ब होगा। हाँ बिल्कुल, तो अभी ये एंट्री होगी ही नहीं, तो कॉस्टिंग P&L हटा देता हूँ।
लेकिन अरे लेजर इक्वल तो करना पड़ेगा ना, 10,000 बैलेंसिंग फिगर है वो दिखाना तो पड़ेगा ना। लिखूंगा क्या मैं यहाँ पर्टिकुलर्स में? हाँ, बैलेंस सीडी लिखूंगा, क्योंकि देखो अब कोई बंदे क्या बोलेंगे, सर वो तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है ना, इसको मत दिखाओ यहाँ पे। अरे तो इस महीने का अकाउंट क्लोज कैसे होगा? अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल लाना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट तो आपको इक्वल लाना पड़ेगा, इधर 50 उधर 60 है, तो अकाउंट क्लोज करने के लिए मेरे को बैलेंसिंग फिगर 10 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कोई क्वेश्चन ने बोला कि उसको कॉस्टिंग पीरियड में उसको राइट ऑफ नहीं करना है, वो आपने राइट ऑफ कर दिया था, पूरा अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था, बैलेंस नील हो गया था, लेकिन बोला है नहीं एडजस्टमेंट के आपको नेक्स्ट मंथ में शो करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मतलब बैलेंस सीडी होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल वाली नहीं होगी और यहाँ पे बैलेंस सीडी होगा। और मेरे को ये बताओ, जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस बनाना है इसको आगे आपको, तो जो 10,000 है इसको मैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखूंगा या क्रेडिट साइड? बताओ क्यों? ये तो डेबिट साइड लिखा हुआ है, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग गलत करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि सर तो बैलेंस क्रेडिट डाउन है ना, डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो हम ट्रायल बैलेंस में भी उसको डेबिट साइड लिख देंगे। नहीं, आपको ये सोचना है कि कौन सा बैलेंस है। लिखे वाले डेबिट साइड है, लेकिन डेबिट साइड क्यों लिखे हो? क्योंकि क्रेडिट का औकात ज़्यादा था, क्रेडिट में 60,000 था, डेबिट में 50,000 है। वो कहा हुआ था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे लाठी ज़्यादा किसकी है? इसकी औकात ज़्यादा है, 60,000 क्रेडिट ज़्यादा है, इसलिए इक्वल करने के लिए आपने 10,000 यहाँ लिखा है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी है ताकि ये दोनों 60 और 60 हो जाए। आपने लिखा है मजबूत में डेबिट साइड पे, लेकिन ये है कौन सा? क्रेडिट बैलेंस ही है, ठीक है। समझ आ गया ना ईश्वर? ये पता है ना अपने को पहले से, मतलब है डेबिट साइड लिखे हैं, लेकिन वो बैलेंस क्रेडिट का है क्योंकि वहाँ का अमाउंट ज़्यादा था। जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा फैक्टोरियल ऐसे लिखूंगा, ये देखो ऐसा बनता है ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर लिखते हो, डेबिट क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड लिखूंगा डैश 10,000 ऐसे लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। समझ आया? ठीक है, तो ठीक है। अभी आगे और खत्म नहीं हुआ है, और लिखा है आगे, लिखा है ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज ऑफ टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। मतलब ये भी हमने गलत किया, हमने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को एब्जॉर्ब कहाँ किया था? कॉस्ट ऑफ सेल में किया था। देखो अभी दोनों की बारी, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की बारी, मतलब आप अब ये दोनों को देखोगे। देखो क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम वो करते क्वेश्चन, लेकिन कुछ और भी बोला है। ये हो गई पेमेंट करने की एंट्री, पहली वाली। देखो ये पेमेंट की एंट्री है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC, ये पेमेंट की एंट्री हो गई। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम उसको कहाँ एब्जॉर्ब करते? ये तो है कॉस्ट ऑफ सेल में एब्जॉर्ब करते, वो सही है बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेकिन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है? नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोले, कहाँ ट्रांसफर करना है इसको? कॉस्टिंग P&L बोला है, तो सीधा कॉस्टिंग P&L के डेबिट में इसको दिखाएंगे, जब बनाएंगे तो दिखाएंगे, है ना। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द मंथ इन विच दे इनकर्ड। जिस महीने वो इनकर्ड हुआ है उसी महीने के कॉस्टिंग P&L में उसको दिखाते हैं। इसको हम मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट कॉस्टिंग P&L में दिखाएंगे। समझ आया? अब कॉपी में नोट करो, बिना देखे सारी एंट्री करो और बिना देखे करो। हाँ, पहले जर्नल करो, उसके बाद लेजर बनेगा। लेजर भी आपको कितना बनाना है? 6, 7, 9, 10 अलग अलग लेजर बनाना है आपको, ठीक है। तो पहले जर्नल कर लो, उससे आसान पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला नहीं है, अभी आप लोग पहला क्वेश्चन बना रहे हो तो पहले जर्नल करो फिर लेजर बनाओ। एग्जाम में ये नहीं करेंगे, एग्जाम में अगर लेजर बोले तो सिर्फ लेजर बना के आ जाएंगे, वो मन में एंट्री सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन तो लिख के करो। कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर में करना, आंसर शीट में करोगे तो कचरा हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट पेंसिल से शॉर्ट फॉर्म में लिख के जाना, जैसे मैं एक बार मैंने ऐसे किया, बाद में फिर आंसर शीट में लिख देना। आया प्रोडक्शन ना, हाँ इशू टू प्रोडक्शन working progress for control this working progress control वर्किंग प्रोग्रेस जिसमें लिखा है कि मार्केट अकाउंट सोर्स एज कंट्रोल अकाउंट, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट,
शाम को आओ मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। शाम को लेकिन मैं जाते इसको लग रहा है और इसमें जाती बात कर रहा हूँ मैं एक ही क्वेश्चन सर क्या आ रहे थे मतलब 12 को वैसे मैं पहली बार पढ़ा रहा था ट्वेल्थ की वजह से मैंने सीख लेना चाहिए हमारे पास भी उसको जाएंगे भी हम लोग को लेके चलते हैं कि उनको पता कि हमें पता नहीं है मीडियम में पहले ही है जो हमको करना चाहिए और हम लोग कुछ नहीं वो जो पड़ेगा अपने को अलग से देखो में डिफरेंस लगता है चलो जंगल फटाफट का उसका लेजेंड बनाना चालू करो सर करो, वो बताएगा हूँ। चैटिंग टाइम है आपके पास, कुछ चाय कॉफी पियोगे? हम कर रहे हैं चैट तुम टारगेट वेजेस फैक्ट्री वगैरह तुम टारगेट वेजेस उस फैक्ट्री वगैरह हेड में एब्सॉर्ब अच्छा वैसा नहीं लिखा तो फैक्ट्री वगैरह जैसे मैं अगर कॉल शीट आपको बनाने दिया बोला कि मेरे मेंटेनेंस है कहाँ दिखाओगे क्यों ऑफिस का भी तो लिखते हो सर शोरूम का भी हो सकता है कुछ नहीं बोलते तो फैक्ट्री होगा नो मैं कॉफी ला रहा हूँ कोई पिएगा कुछ मैं क्या कॉफी महंगा आदमी ईश्वर कुछ चाय कॉफी कुछ नहीं अच्छा सबको बैठे बैठे नींद आ गई है पढ़ाते चाय को जरूर लोगे 4 बजे नहीं उठूँ सर क्योंकि वहाँ 4 बजे सोया हूँ तो क्या रात में करते क्या करते पढ़ रहा था अरे कल 12 बजे तक पढ़ रहा था ठीक है फिर उसके बाद पास दोस्तों हो गया आपके पास अरे पगले पास का इंटर के ना पढ़ूँ मैं भाई नींद नहीं आ रहा था यार हम तो एकदम कैसे बोल सकते हैं इसको भी दिन बोल दिए 3 घंटे में फाउंडेशन निकाला इंटर अरे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए कल अरे कल बकचोदी के लिए कल मेरी गलती थी मैं फोन चला रहा था मेरी गलती थी हाँ ठीक है चल क्लास मान में लिया भी पर ऐसा एकदम कोई ऐसा नहीं तो नहीं क्लास में सामने सुना देने का ज्यादा बात करेंगे सर हम बोलते हैं लेकिन हाँ वो लगा था बुरा थोड़ा सा नहीं नहीं मैं सर दोस्ती मजाक मस्ती करना आप अलग है अरे नहीं हम लोग समझ आ वो फाउंडेशन वाले बच्चे थे हाँ भाई पैसे बीच में क्या बोलती थी अरे मतलब 2 अटेम्प्ट में निकाला एक्चुअल क्या होता है एक्चुअल हाँ बता रहा हूँ एक्चुअल जो मेरे मुंह पे बोले थे वही बता रहा अभी तो पहले फोन चला रहा था फोन चला रहा था क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हम क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ गए थे लेकिन सर समझा रहे थे उसमें हम लोग फोन चला रहे थे मैं फोन चला रहा था तो सर बोले कि 2 अटेम्प्ट में निकाला है ऐसा करके तो इंटर में कितना मेहनत लगेगा करके सोच बोलना ऐसे ही होता है ऐसा नहीं है इंटर में भी 4 मिनट लगे नहीं ऐसा अटेम्प्ट में इंटर में कितना मेहनत करना पड़ेगा तो कितना अटेम्प्ट में निकालेगा बोले ऐसा बोले सर ये ऐसे निकाल के निकाल देते ऐसे मुंह लगा के फेंकना देख फिर सकते भाग हैं गया ये लोग इशू टू प्रोडक्शन तो इशू हुआ है प्रोडक्शन तो WIP कुछ कोर्स कर रहा है और शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा यार ये पूरा कितना लिखूं यार मैं पता है रूम पे रखा हूँ कॉफी पैकेट है बैठता नहीं हूँ मैं ये बनाओ फिर लेजर बनाओ तो मेरे को लगता है जनरल पूछता होगा सीधा लेजर बना ये तो एंट्री तो करना पड़ेगा ना पेपर बनाएगा तो जैसे अपना अकाउंट्स का हो गया ना उससे इसको प्रैक्टिस करेगा हाँ वो सही बात है रिटर्न टू स्टोर स्टोर पे रिटर्न स्टोर पे डेबिट हो कहाँ से रिटर्न हो रिटर्न टू स्टोर से
अंडरस्टोर बोल रहा मतलब कि ये जो ये इशू होने से बेटा अच्छा तो फिर वो गस्टो स्टूडेंट है हमारी हर जिसमें पास हो कितना लंबा चौड़ा भी फटा नहीं मेरे बचा को पार्टी नहीं किया है अरे तू बचा है मैं बचा हूँ पता है कितने का बिल फट जाएगा 1000 है कहाँ भी गया था 1000 का बिल फटा है ये लोग आइसक्रीम खिलाने ले गया हाँ। ठीक है ये प्राची यस सर मैं और बाजी हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने ये वहीं पे जहाँ पर नहीं है हम लोग जाते आइसक्रीम खाएंगे अरे कृष्ण आइसक्रीम खाने नहीं है मतलब वो कृष्णा जो है ना उसके बाजू में वहाँ ठीक है और फिर उसके बाद अब वैभव और शिवम में ज़्यादा बिल फटा था हाँ वो लोग ले गए थे एक्सिस एक्सिस में बिल पड़ा 400 का जूस में नहीं गए क्या क्या खाए थे लोग सैंडविच कहाँ वाला यही वाला एक्सिस में तो वहाँ बिल फटा मेरा 400 का सबसे ज़्यादा वही बिल फटा मेरा 400 फिर उसके बाद मेरा उसके बाद आया ये अभय और उसको मुरारी को पीजी के दोस्त मुरारी के उसको मिलाया उसमें बिल फटा 120 का लोग क्या किया ना मोमोज सस्ते भी नहीं फिर वो सस्ते में निपटाया फिर उसके बाद रात को रजिस्टर करते ना मैं और हमें बिरयानी मंगाई है सर मैं ओके जो लोग नहीं खाते मैं सोचा ऐसे नहीं सर मैं नॉन वेजिटेरियन तो गुजराती नहीं हूँ पटेल लग गया ना बस हम फंस गए वही पटेल के चक्कर में फंस गए पता है मोदी लगता तो अच्छा नहीं सर मतलब भी नॉन वेज खाता है आपका घर कहाँ पे रायगढ़ में कितना दूर है यहाँ से 300 किलोमीटर सर 300 दिन लगता है मैं क्या साल भर ट्रैवलिंग सब दिन में पूरा दुनिया घूमेंगी तो जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता घर जाऊँ कि ना जाऊँ तब जाओगे इंटर का सिलेबस खत्म इंटर का सिलेबस का इंटर का एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर का चालू इसको अच्छा ओवर वो है ना जॉब उसमें भी बढ़ता था 200% का गारंटी लीजिए तब जॉब करके ना नहीं उसको मैं वेजेस की बात कर रहा हूँ सर वेजेस आपका डायरेक्ट वाला डब्बा ही नहीं जाएगा इनडायरेक्ट फैक्ट्री होगा भी जाएगा तो डायरेक्ट एंट्री तो साथ में की होगा हाँ वो जो एंट्री के पहले एंट्री पेमेंट क्या की हो वो वेजेस टू क्या पहले वेजेस टू सीएससी की हो 65,000 फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट इनडायरेक्ट के लिए 25,000 फैक्ट्री ओवरहेड जो 25,000 का पहले लग की हो वो इनडायरेक्ट के अंदर एक साथ ही क्यों फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट किए हाँ 25,000 लिखो क्योंकि उतना इनडायरेक्ट वाला था हिस्सा हाँ 25 था ठीक है हाँ। साथ ही में डब्ल्यूआईपी डेबिट कर दो क्योंकि जो डायरेक्ट वाला है वो डब्ल्यूआईपी में जाता है 40,000 डायरेक्ट टैक्स पहले एंट्री करेंगे वेजेस टू सीएससी फिर फैक्ट्री ओवरहेड टू डब्ल्यूआईपी नहीं डब्ल्यूआईपी डेबिट करो डब्ल्यूआईपी डेबिट सर कर जॉब करने के लिए अच्छा हाँ डायरेक्ट के लिए वही पूछा वो पेमेंट का कर दिए फिर वो जॉब कैसे होगा There is a factory overhead expenses incurred in absorb करने में ये पेमेंट में देखो बिना पे किए आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो चार हो गया तो ये जो मैं वैसे 3 बोला था 1 देगा 1 इसी का तीसरा नेगेटिव का अरे सर दे दीजिए आगे प्रसाद ये सर का सर ये सर आपका है ना झूठा थोड़ी है नहीं झूठा नहीं है तो सब तो एक ही है सागर अच्छा तो आप पास कर पूरा बोला नहीं सर हाँ देखो बिना पे किए आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे पहले आपको पेमेंट करना है अपने जेब से पैसा तो निकालो पे करो उसके बाद एब्जॉर्ब करना है वो चीज आपको ध्यान रखनी है तो क्वेश्चन बोलेगा नहीं आपको खुद से सोचना है वेजेस का पेमेंट कर दिए डायरेक्ट उसको जॉब डायरेक्ट डब्ल्यूआईपी हाँ
इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा टू वेजेस क्लोज हो जाएगा ना, जब आपने पेमेंट किया था तो वेजेस को क्या किए थे, डेबिट। अब उसी को उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करें तो वेजेस क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद वाले एंट्री क्या एब्जॉर्ब करेंगे? जब पे किए थे ये आपने गलत किया है। जब पे किए थे तो वेजेस टू सीएलसी लिखा हुआ है। जब आपने पेमेंट किया है, एंट्री देखो, जब पे करोगे तो फिफ्थ वाली एंट्री है, ये देखो पे करने की ये वाली एंट्री है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू सीएलसी 65। ये 65 कहां से आया, 40 और 25 मिला के आया। 40 डायरेक्ट है, 25 इनडायरेक्ट है, वो मिला के 65 का आपको पहले पेमेंट करना है। पेमेंट कर दिए, फिर अब पहले देखो वेजेस को तो पहले क्रेडिट कर दो। वेजेस 65 से डेबिट था, 65 से क्रेडिट कर दिए। फिर सोचो कि उसमें से दो हिस्सा कहां जाएगा। जो डायरेक्ट वाला हिस्सा है वो डब्ल्यूआईपी में जाएगा, 40,000 बताया है क्वेश्चन में, 40 है डायरेक्ट वाला, और जो इनडायरेक्ट वाला हिस्सा है 25,000 को फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऐसा तो है। सर नीचे कौन सा वाला, ये नीचे हो फैक्ट्री ओवरहेड टू सीएलसी हाँ पे करने का हो गया। अच्छा एक्चुअल है और ये एब्जॉर्ब है। 8th वाला है वो एब्जॉर्ब करने का। हाँ एब्जॉर्ब कर, देखो मैंने गलती क्या की थी पहले, जल्दी पूरा नहीं पढ़ा मैंने क्वेश्चन। मैंने क्या किया, जितने से पे बाय डिफॉल्ट वही होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, तो जितने से हमने पे किया है उतने ही अमाउंट से यहाँ पर भी एब्जॉर्ब करोगे, सेम अमाउंट से। लेकिन नीचे क्या बोला है, एब्जॉर्ब का अलग बताया है कुछ। नीचे क्या अलग बताया है कि फैक्ट्री ओवरहेड को जब आप एब्जॉर्ब करोगे, ये एब्जॉर्ब करने की एंट्री है, A8 के एब्जॉर्ब करने की जो एंट्री है ये है डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड। उसमें कोई दिक्कत, एंट्री में कोई दिक्कत, डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन अमाउंट क्या बोला है, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये वाला एंट्री करेंगे कि करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पहले पेमेंट का एंट्री होगा, उसके बाद ही एब्जॉर्ब होगा। अमाउंट अलग है तो क्या हुआ, पहले आपको पे करना है, उसके बाद ही एब्जॉर्ब कर पाओगे। पे कितना किया, जितना क्वेश्चन में इनकर्ड बोला है 50,000, वो पेड है। पेड है, जितना इनकर्ड 50,000 है ना। और एब्जॉर्ब के लिए आपको एडजस्टमेंट में नीचे अलग से बताया कि 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एंट्री तो मालूम है लेकिन अमाउंट ये है, ठीक है, अलग से। इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब कोई भी ट्रेड हो सकता है, कोई भी ओवरहेड हो सकता है। हाँ कोई भी हो सकता है, बहुत सही, लेकिन कुछ बताया नहीं है। तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि वो फैक्ट्री ओवरहेड है ना। सेलिंग भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन मान के चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। कुछ नहीं बोला है तो बहुत कम पड़ रहा है इसमें। हम लोग घर में इतना वो करते हैं, दूध को उबालते हैं, थोड़ा शक्कर कुछ तो करते हैं, कॉफी डालते हैं, इतना अच्छा नहीं बनता। ये क्या करता है, दूध को उबालता भी नहीं है, गरम कर दिया, उसमें शक्कर डाल दिया, हो गया। दूध में शक्कर पहले से मिलाया हुआ रहता है, गरम करके बस कॉफी मिलाया हो गया। सब देख रहे हैं कैसे होता है, वो कुछ डेली देख कर हम सामने तो करता है, ये साहू के पास समूह घर में इतना करता हूँ मैं। कई बार लौंग इलायची डालता हूँ तो भी इतना अच्छा नहीं बनता। साबुन नहीं, ये कृष्णा साबुन तो बेचते ही नहीं कॉफी। मुझे एब्जॉर्ब किया, अब जो बाकी एक्सेस 10,000 रुपए है उसका भी एंट्री करेंगे ना। क्या एंट्री कर बताओ। हाँ? अंडा का पहले तो अंडा का कुछ नहीं भी ओवर अंडर नहीं और ओवर है ना, एब्जॉर्ब ज्यादा है, 50 आजकल कम होता है, 60 ज्यादा होता है ना। हाँ ओवर एब्जॉर्प्शन है, हाँ वहां लिखो मत, मेरे को मुंह से बताओ बस कि ओवर एब्जॉर्प्शन का एंट्री होता क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जो एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ है वो डेबिट टू कॉस्टिंग के लिए। हाँ तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू कॉस्टिंग के लिए, हाँ तो लिखो मत, हाँ क्वेश्चन बोला नहीं करना है एंट्री, अगले में उसको ट्रांसफर करना है। ये एंट्री में कर देता, मतलब अपने कैशिंग हो रहा है, कैरिंग फॉरवर्ड करना है। तो कैरिंग फॉरवर्ड कब होगा, अगर आपने वो एंट्री कर दी ना तो मतलब आपने फैक्ट्री ओवरहेड को क्लोज कर दिया, उसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचाया। आप 10,000 से 10,000 इसका डिफरेंस है, हाँ 10,000 से आपने अगर उसको डेबिट कर दिए तो मेरे को बताओ उसका बैलेंस कितना बचेगा। 10,000 से अगर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दिया, टू कॉस्टिंग पीरियड कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वही तो हमको नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब उसको बचा के अगले महीने तक लेके जाना है। तो आप एंट्री करोगे ही नहीं, एंट्री नहीं, क्योंकि एंट्री में से वो क्लोज हो जाएगा ना। तो क्यों करूं क्लोज, मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है अगले महीने के लिए।
तो जब उसका अकाउंट बनाओगे 10,000 बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो उसको क्या लिखोगे? बैलेंस कैरी डाउन लिख दोगे, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैरी डाउन कब लिखते हैं? जब क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसका आपको बैलेंस कैरी डाउन दिखाना है। अगले महीने उसको 10,000 दिखाएंगे लेजर में। हाँ, इसमें नहीं दिखाएंगे, एंटर नहीं करेंगे लेजर में। हाँ, एंटर नहीं करेंगे, एंटर बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक। हम उसका दूसरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा उसको कर देंगे। हाँ, लेकिन वो कम ज्यादा है ही नहीं। अब देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा अमाउंट कम ज्यादा थोड़ी है। आओ सही जगह पे आए हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने पे कितना किया? 40,000। एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ जानकारी दिया है क्या अलग से? तो मतलब देखो अमाउंट सेम होगा, अमाउंट सेम होगा, लेकिन एक और दूसरी अलग से एक चीज इसको सेलिंग के लिए दी हुई थी। आप लोग बताओ, पीरियड कॉस्ट है, लेकिन पीरियड कॉस्ट और पीएनएल में चार्ज करना है, ऐसा उसने बताया है। बाय डिफॉल्ट सेलिंग ओवरहेड कहां एब्सॉर्ब होता है? सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड सेलिंग में ना, सेलिंग में कॉस्ट ऑफ सेल में एब्सॉर्ब होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी था पहले, याद होगा तो। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दिया था, उससे लेकिन पढ़े पता चला कि नहीं, आपको वैसे लिखा है पीरियड कॉस्ट है therefore आपको क्या करना है? उसको सीधा कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना है। कर दिया मैंने, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर दिया। पीएल में डेबिट में लिखेगा टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एब्नॉर्मल है सर। हाँ, जैसा क्वेश्चन ने बोल दिया है ना, हमको फिर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन ने बोल दिया, हमको वही करना पड़ेगा। बहुत अलग अलग चीजें हैं, मतलब क्वेश्चन को टॉप टू बॉटम आपको पहले रीड कर लेना है अच्छे से, ऊपर से नीचे तक, उसके बाद ही सॉल्व करना चालू करना है। फैक्ट्री वन एक्सपेंसेस इनवर्ड सर एग्जाम में सीधा लेजर बनाने को कुछ भी बोल सकता है। सर एक बार कॉस्ट पेपर दे देना आपका। मेरे एग्जाम में सिर्फ जनरल आया था, और भी सिर्फ 6 एंट्री, सिर्फ 6 एंट्री, 7 मार्क्स। 3 जनरल एंट्री में 7 मार्क्स। आगे 6 एंट्री बोला है। 6 में ठीक है, फिर भी जनरल एंट्री। हाँ, और नेगेशन नहीं लगता, बिना नेगेशन के 6 एंट्री की है, 7 मार्क्स। सर बताओ ना, पेपर इजी आता है। आप मॉड्यूल्स कहना कितना टफ करना है, हमको करना है सॉल्व, लेकिन आता इतना इजी है, देखना आराम से। अगर थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ोगे, एग्जामिनेशन क्या 90 पर आने का चांस रहेगा। अगर सीरियसली एकदम डिटेल में घुस के पढ़ोगे तो जितना पड़ेगा कॉस्ट में जा रहे हैं सर एकदम स्पीड करना है, और डिटेल मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज रटने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। और मॉड्यूल्स कहना तो भगवान है आपके लिए, हां मॉड्यूल्स कहना तो भगवान है, उसके पूरा बाहर तो कुछ नहीं आता कभी भी। सीए वाले में कितना ही कॉस्ट में? अभी 88 नहीं, मेरे से नहीं पढ़ा था, लेकिन वो कौन वो हार्दिक सर वो छोटे क्या है? आप लोग से शायद 1 साल छोटा है, नहीं सर, शायद। ऐसा नहीं होगा। उन लोग से छोटा है जो इन लोग नहीं बैठते, भागत भावेश लोग जो बैठते हैं, उनसे 1 साल छोटा है। तो मेरा हम लोग छोटा हो गया, सर छोटा हो नहीं गया। होगा। तो वो लगता है ऐसे ये दिया फाइनल- था डायरेक्ट जून में दिया वो होगा। बेच भी तो सीए फाइनलिस्ट वो 19 साल का मेरे बेच। हाँ हाँ, अभी बनाओ जल्दी, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा गए हो। एग्जाम तो अभी है सर इंटर अभी जून मई में हाँ वो जून में एग्जाम दिया होगा, मई से तो अभी तो 1 साल छूटा है। अच्छा, तो कॉस्ट कहाँ से क्या था बोल रहा हूँ सर? बिना देखेगा, मैंने बोला था। सर वो पेपर देना ना कॉस्ट का हाँ और टैक्स का। ओके, क्या मतलब 4 बजे के फोटोकॉपी करा दी है, पूरे पेज फोटोकॉपी? हाँ, फोटो किसी ग्रुप में डालनी है सब तो है ग्रुप में, वन ग्रुप में डालनी है। सॉरी वो ज़्यादा दिन दिया तो वीडियो का नहीं किया। सर को अंदर लाया था सर को। कौन सा? चार्ट तो दे दे, लेकिन वो चाहिए नहीं।
किसी को बोलना अभी जल्दी बनाओ, अरे 40 मिनट बचा है, जल्दी करो। लेजर बाद में बनाएंगे। सर लेजर बाद में घर में लेंगे। हो तो जाएगा। छोटा छोटा बहुत सारा। टोटल में क्या है एक्टिव? नहीं, आपको कैसा लगा? मॉडरेट लगा पेपर की कैसा लगा? कॉस्ट बच्चे के हिसाब से इजी था। अच्छे की हिसाब से, सर के हिसाब से तो बहुत इजी। सर के हिसाब से भी हर बात सर के साथ में मत था। सारे पेपर इजी थे। अब देखो टैक्स तो मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं था, टैक्स आप पढ़ोगे ना, वो अभी सेक्शन नया है 115 बीएसी, मेरे को मालूम ही नहीं है होता क्या है, होता क्या है वो पता कुछ लिख देता मैं, पता ही नहीं अमेंडमेंट में कहाँ देख के गया था, ऐसे चले गया था वो मुंह उठा के टैक्स में जाके गया, बाकी सब तो पूरा मक्खन था। क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल्स क्या है आपको करना है, पता मैं भी वही किया। अब देखो अकाउंट्स भी तो हो गया ना, मेरे को छोड़े कितना समय हो गया, वो वाला अकाउंट्स क्या कहना चाहिए, जो सीए इंटर में होता है, एमलगमेशन और बहुत सारे अलग अलग कंसोलिडेशन, ओके ग्रुप 2 में है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है, तो उसको भी मेरे को किए भाई 1.5 साल हो गया है, तो उसको मैं देखा मॉड्यूल स्कैनर से देखा, आ गया वही क्वेश्चन। मेरे को लग रहा है इंस्टीट्यूट में मॉडल स्कैनर से डालते हैं वही है, मैं 4 अटेम्प्ट से देख रहा हूँ कब से, वही होता है। मॉडल स्कैनर से मतलब आयुष नायक लोग के पहले से देख रहा हूँ, आयुष नायक, आयुष शर्मा जो थे, इशिका जानती है, लेकिन हम इंटर का रिजल्ट उसके पहले से मैं देख रहा हूँ बहुत, वही आता है क्वेश्चन। इंटर के 18% गए। आप लोग का 2 बजे चालू होता है ना पेपर, 1 बजे तक आयुष नायक यहाँ बैठा था, डाउट पूछ रहा था मेरे से, पेपर वाले दिन 2 बजे पेपर है, 1 बजे तक वो डाउट पूछ रहा था, जो क्वेश्चन मैं उसको बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग का, वही क्वेश्चन सेम आया एग्जाम में, मॉड्यूल से बताया था मैं उसको, मार्जिनल कॉस्टिंग से डाउट आ गया, नहीं समझ आया, फिर से बता दो लास्ट टाइम, मॉड्यूल से क्वेश्चन बताया और वही आ गया। यहाँ प्रेशर रहता है, यहाँ 15 डाउट मार्जिनल कॉस्टिंग 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का बताया तो हूँ पहले, 2 क्वेश्चन आता है बड़ा बड़ा। मार्जिनल का 15 हो जाए, मार्जिनल आसान है। एक ओवर का पेपर हो गया लगना है क्या? और कब से बोल रहे हैं आपको ओवर भी करा लेते हैं, फिर उसके बाद अभी सर 24 में डाला के साथ में फिर कब हो गया 30 शेयरिंग के लिए, तो शेयरिंग फर्स्ट क्लास में फिर कौन से लेना पड़ेगा? हो रहा है। अरे 24 चालू उस टाइम होगा ना। कौन करना पड़ेगा हम लोग को? ठीक है ना, हॉलीडे होमवर्क दे के जाऊंगा। अरे हाँ स्कैनर हाँ। स्कैनर कितने का आता है कॉस्ट? स्कैनर कितने का? फोटोकॉपी करा लो, कम पड़ेगा जिसके पास है। वैसे ही कम पे आता है और कम पड़ रहा है। कितना पड़ेगा? मैं तो मुझसे नहीं अभी बनाओ ना जल्दी, टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा। जंगल पूरा हो गया? हाँ हाँ ठीक है। टैक्स का तो लगेगा नहीं स्कैनर। टैक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, वो सबकी हालत बैंड करता है। सेक्शन बहुत सारा ना याद, क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन पेपर देखना आप, आज हो तो गया ना टैक्स आप लोग का एक बार, हाँ तो एक बार क्वेश्चन पेपर देखना पूरा इजी था। 115 बीएससी पढ़े हो? हाँ सब में वही था, हर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन था, 10 में वही घुसा हुआ है। सैलरी, आईएचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सब में 115 सर बीएससी अलग से बोला था कि 115 बीएससी क्या पढ़ा? अलग से मेंशन था बिल्कुल, नीले मेंशन है तो हम हर क्वेश्चन में मेंशन था। अगर मेंशन है तो हम लोग डिफॉल्ट से करेंगे फिर। हाँ सर बताए कि वो अलग ही होता है उसका। हर क्वेश्चन में उसका मेंशन था, उससे सर बनाना। क्वेश्चन सेलेक्ट रहेगा तो फिर हम लोग अपने हिसाब से कर सकते तो हैं। पुराने वाले के हिसाब से सर पता है इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन नहीं देखती है, वो अपना जो उसका आंसर है वो 115 बीएससी है, हमको क्या पता उसका आंसर क्या है। वही सर बोल रहे थे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 115 बीएससी का एग्जामिनेशन देती है, उसी से बनाना, नॉर्मल से बनाना ही नहीं। इधर एक्सेल भी नहीं दिया गया है इंटर में, कोई भी नहीं। फाइनल में दिया है सिर्फ एक, इंटर में कोई भी नहीं मतलब यार कोई नहीं दिया एक्सेल, सिर्फ एक यार आया फाइनल में हाँ। 47 47 यार 47। रिजल्ट तो अच्छा नहीं था यहाँ का तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक्सेल तो अच्छा है, बोल रिजल्ट
इन लोग मेहनत तो किए थे, पता नहीं कितना कम किसी का 20-25 आए, पता नहीं ऐसे इतना कम कैसे हो सकता है। तनीषा रिफत लोग तो मेहनत करते थे इन लोग। वो तो मॉडर्न पास हो गया रिफत का हाँ फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड में नहीं हो पाया। तनीषा भी बहुत दी थी, एडवांस अकाउंटिंग में उसका 30 है, एफएम में 25, इतना कम कैसे हो गया? इम्पॉसिबल। पेपर मंगाई उसका। कई बार इंस्टीट्यूट में नशे में रहती है सर। और अच्छा तो बोले तो बहुत पास किए हैं इस बार। पासिंग परसेंटेज अच्छा है, ओवरऑल इंडिया का पासिंग परसेंट अच्छा है। 18% है इंटर का पहली बार। 18-28 है क्या? 28 है। 28 है पहले ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का 28 है, और ओवरऑल बोल रहा हूं सर, बोथ ग्रुप का 18 है। बोथ ग्रुप का 18 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरे टाइम 4-5 होता था। पिछली बार 12% था। मेरे टाइम 4 होता था। लो पिछले बार 12 जब वो ये थे ना इसलिए सर इतना तो सीएमए का भी नहीं आया था ना। 28 भाई पहले ग्रुप का 20 अपना आता था 20 बच्चे। वो थे भाई 20 आता है। हां 20 आते हैं। इंटर में से ज्यादा पासिंग परसेंटेज कम है। चलो हम पढ़ाई करने बैठे हैं थोड़ा सा। जनरल एंट्री सबका हो गया है। इसके अलावा आपको लोग क्वेश्चन में देखो कितना 10 टॉप अलग अलग आपको लेजर बनाना है। CLC, स्टोर, वेजेस, फैक्ट्री सबका, WIP सबका बनाना है। लास्ट में ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो देखो ये चैप्टर ऐसा है, आपको एग्जाम में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि इसमें फुल मार्क्स मिला है कि नहीं मिला है। ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा मतलब सही है तो फुल मार्क्स मिलेगा, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हुआ मतलब गलत है। स्टेप मार्किंग मिलेगा, ऐसा नहीं 0 नहीं होगा, स्टेप मार्किंग मिलेगा उसमें। ठीक है, तो ये अभी करोगे, घर पे करोगे। और क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन तो है। सर लेकिन एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ना तो बाकी क्वेश्चन में आने में आसानी पड़ेगी। लेजर तो बनाना भी सिखा नहीं होगा। चलो बनाओ तो तुम क्या करोगे? बनाओ। अच्छा अरे बस already तो है। हां ठीक है टाइगर से मतलब वही है जो जनरल का नहीं है उसको पोस्टिंग करना पड़ेगा। पोस्टिंग करोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा बैलेंस कैरी डाउन करके ट्रायल बैलेंस में दिखा दोगे। सबका डेबिट साइड सबका नहीं, नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट तो क्लोज हो गया। हाँ। जो CLC का होगा देखो हाँ सही CLC का बैलेंस आएगा, ये कॉपी में लिखो। चलो तो CLC का बैलेंस CD आता है, जिस अकाउंट का बैलेंस CD आएगा वो मैं लिखेगा हूँ। CLC का बैलेंस कैरी डाउन आता है, स्टोर का आता है, WIP का आता है। इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड का भी आ रहा है, नहीं तो वैसे नहीं आता। सुनो यहाँ पे ऐसे स्टार बनाना, फैक्ट्री ओवरहेड स्टार ओनली इन दिस क्वेश्चन। क्यों ऐसा? क्योंकि नीचे अलग से बोला था कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ, इसीलिए। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता है उसको कहाँ दिखा देते हैं हमेशा? कॉस्टिंग पीएल में दिखा के उसको खत्म कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस शीट नहीं आता बाय डिफॉल्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है ओनली इन दिस क्वेश्चन कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसका 10,000 आपका बैलेंस शीट आएगा। ठीक है, WIP का हाँ हो तो गया। अच्छा वेजेस, आप लोग बताओ वेजेस का आता है कि नहीं? नहीं आता है, और उसको तो पूरा एब्जॉर्ब कर दिया ना। जितना पे किए थे, थोड़ा सा डायरेक्ट थोड़ा सा इनडायरेक्ट, वो खत्म हो गया। वेजेस का बैलेंस शीट नहीं आएगा। उसके बाद बताओ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको भी अपन पूरा खत्म कर चुके हैं। फिनिश गुड्स का आएगा? हाँ भाई वो स्टॉक है उसका आता है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाँ नहीं आएगा, क्योंकि COGS में जो माल आता है फिनिश गुड से आता है और फिर कहाँ चले जाता है, तो हाँ वहाँ खत्म हो गया ना, उसका बैलेंस कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। कॉस्टिंग पीरियड का नेट प्रॉफिट आएगा, उसका मतलब बैलेंस शीट थोड़ी बोलोगे, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, और उसके नीचे कॉस्टिंग पीएल लिखो अलग से, डब्बे के बाहर अलग से, क्योंकि उसका बैलेंस कैरी डाउन थोड़ी बोलोगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलोगे, जो भी आएगा आप लोग जानते हो। पीएल अकाउंट पीएल क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस है वो बनाओगे तो इक्वल हो जाएगा। देखो लेजर अकाउंट आपको सभी का बनाना है, लेजर अकाउंट तो नॉट होक है, लेकिन ये वैसे वो लेजर, ये 5 वो लेजर अकाउंट है जिसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, ऊपर वाला देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस, क्या क्या दिया हुआ था देखो क्वेश्चन में, क्या वही सेम यहाँ पे है? हाँ है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्स्ट्रा आ गया इस क्वेश्चन में बोला था इसीलिए। तो देखो एक और लॉजिक है, जिसका ओपनिंग बैलेंस होता है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। अभी ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा ना, उसका ओपनिंग दिया हुआ था ट्रायल। अच्छा उसको दिखाना मत भूलना, ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, बैलेंस ब्रेक डाउन दिखाना उसको। जब आप लेजर बनाओगे तो ये बैलेंस ब्रेक डाउन में दिखाना पड़ेगा सबको।
ठीक है, तब जाके फिर ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग करोगे और फिर बैलेंस कैरी डाउन आएगा। तो जो 4 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था वो 4 का क्लोजिंग आएगा ही आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड का आएगा सिर्फ इस क्वेश्चन में, ये तो वो भी नहीं आता, कॉस्टिंग पीरियड में डाल देते उसको, अंडर ओवर ऑप्शन को। ठीक है, हो जाएगा ये। ठीक, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखोगे तो यूनिट अगला है, लेकिन देखो 4.2 है अगला। अब अगर देखोगे ना तो दूसरा यूनिट चालू हो चुका है, दूसरा टॉपिक है ये, लेकिन और आगे आओ 4.3 में आओ, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ। हाँ 4.3 आया। सर हाँ इसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड का कंट्रोल का दिया है, हाँ उसमें वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल का 60 दिया है, हाँ, ठीक है। फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट में 25,000 की दिए है। वेजेस से भी तो आया है ना, हाँ इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ डालोगे उसको, फैक्ट्री ओवरहेड में, तो वो भी तो आएगा ना, उस अकाउंट में शो होगा, जी है ना। पूरा जर्नल का पोस्टिंग एक साथ कर लेना पहले, उसके बाद ही सब चीजें करना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका सीधा इलस्ट्रेशन 12 है, क्योंकि बीच का जो क्वेश्चन है वो अदर टॉपिक है, सीधा इलस्ट्रेशन 12 में आएगा आपका ये क्वेश्चन, लेकिन वो इंटीग्रेटेड है, वो मेरे को बताना पड़ेगा हल्का सा। हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड। हाँ हमने अभी नॉन इंटीग्रेटेड पढ़ा है, इसमें आप लोग एक काम कर सकते हो, उनको बता रहा हूँ। नॉन इंटीग्रेटेड के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ बन तो जाएगा। यस सर। या फिर इंटीग्रेटेड वाला बता दो। जहाँ जहाँ CLC है वो हट के वापस वही आ जाएगा। हमने किस किस को हटा के CLC लाया था, वो वापस आ जाएगा। मतलब CLC नहीं होगा, एज द केस डेटा वही आ जाएगा। चलो एक बार बना लेते हैं क्वेश्चन, टाइम तो है अपने पास। निकालो इलस्ट्रेशन 12 पेज 280, पेज नंबर 280 है, इलस्ट्रेशन 12 इंटीग्रेटेड है। तो देखो नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या था, जहां पर फाइनेंशियल और कॉस्टिंग अलग अलग होता है, तो अलग अलग होता है, इसलिए तो हमने कैश, डेटर और क्रेडिटर इनको इग्नोर करते हुए CLC वर्ड यूज किया था, इसमें नॉन इंटीग्रेटेड में। लेकिन अब हम वापस क्या आ गए, वापस अब इंटीग्रेटेड में आ गए, मतलब अब उल्टा हो जाएगा, CLC गायब हो जाएगा, और जहां पर कैश आना चाहिए कैश आएगा, डेटर आएगा तो डेटर ही आएगा, और जहां पर क्रेडिटर आना चाहिए वहां पे क्रेडिटर ही आएगा। बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। देखो बनाते हैं इसको, ओरली देखते हैं, और कुछ करना है, सिर्फ जनरल करना है। निकालो पेज 280 इलस्ट्रेशन 12, ओरली देख लेते हैं फटाफट। निकाले। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है रॉ मटेरियल परचेज्ड, ठीक है, टू कैश सही, परचेस मत बोलो। देखो इंटीग्रेटेड क्या है, दोनों का मिला के है ना। अगर आप परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बोलोगे तो ये तो पूरा फाइनेंशियल का हो गया, ये इंटीग्रेटेड नहीं हुआ, ये नॉन इंटीग्रेटेड हुआ फाइनेंशियल के हिसाब से। बात को समझो, एक होता है इंटीग्रेटेड, दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है, आप लोग मेरे को बताओ नॉन इंटीग्रेटेड पे आप लोग क्या करते हो। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंट्री अलग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री अलग होती है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या करोगे, फाइनेंशियल का जो भी लॉजिक लगेगा प्लस जो कॉस्ट का लॉजिक लगेगा मिला के एक एंट्री करते हो। तो एक बात बताओ, चलो मैं पूरा तीनों का कम बता देता हूँ आपको। ये एक है, ये दो और ये तीन, ऐसे तीनों में बता देता हूँ क्या क्या एंट्री। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है आपका रॉ मटेरियल परचेस्ड, ठीक है। तो आप लोगों को बताओ, ये तो हम लोग अभी करके आए हैं, हम लोग अभी क्या किए थे, ऊपर नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट अकाउंटिंग का एंट्री किए थे। तो बताओ क्या होगा फिर से में कॉस्ट का। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग होता है, स्टोर अकाउंट डेबिट टू CLC ये किए थे, ठीक है। अब फाइनेंशियल ने भी तो कुछ किया होगा, दोनों अलग अलग है ना। परचेज डेबिट टू कैश, बाय डिफॉल्ट कैश परचेज मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों अलग अलग थे, कॉस्ट का अलग एंट्री, स्टोर टू CLC, फाइनेंशियल का अलग एंट्री हुआ, परचेज टू कैश। अब इंटीग्रेटेड बोले हो ना, मतलब दोनों को मिला के बताना है आपको। तो ये तो आपको याद करके जाना है। देखो CLC की जगह पर कैश यूज होगा, मतलब टू कैश होगा यहाँ पे, ठीक है। और परचेज की जगह पर अपन स्टोर ही यूज करेंगे।
ये जो पैटर्न है हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको एंट्री याद करनी पड़ेगी खुद से। बंदे एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं लोग, क्या लगाते हैं लोग दिमाग लगाएंगे सर फाइनेंशियल का डेबिट हटा के हमने कॉस्ट का डेबिट यूज किया है, ठीक है, और कॉस्ट का क्रेडिट को हटा के हमने फाइनेंशियल का क्रेडिट ऐसे कंबाइन कर दें, क्या हर बार ऐसे ही होगा? नहीं, वो एंट्री आपको समझ के चलनी पड़ेगी, वो आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं, ऐसा ये लॉजिक को फिक्स मत कर लेना कि हम क्या कर रहे हैं सर, हम कॉस्ट का डेबिट उठा रहे हैं उसको लिखे और फाइनेंशियल का क्रेडिट उठा के लिखे, ऐसा हमेशा नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा ना भाई, याद करके चलना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है। तो देखो स्टोर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, इसने मटेरियल कंट्रोल लिखा है, एक ही बात है, स्टोर लिखो मटेरियल लिखो एक ही बात है, स्टोर भी अपन लिख सकते हैं चलेगा, ठीक है। ये पहली एंट्री हुई स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ आ गया? आप वैसे समझो ना, हाँ ये फालतू लॉजिक है, मैंने बताया ना ये वाला लॉजिक एकदम बेकार है। आप लोग क्या लॉजिक लगाओ, मैंने आपको नॉन इंटीग्रेटेड में क्या बताया था, किस किस चीज़ों को हटाकर हम सीएलसी वर्ड यूज करते हैं, कैश को, डेटर को और क्रेडिटर, इन तीनों को हटाकर कैंसिल करके हम सीएलसी यूज करते हैं। तो बस यहीं पे चेंज आएगा, मतलब जहाँ पर कैश आना चाहिए वहाँ पे कैश, बाकी सेम था। ये देखो स्टोर हमने सीखा था ना, स्टोर ही है, बस सीएलसी की जगह पे वापस जो आना चाहिए कैश वो आ गया। अगर आपका क्रेडिट परचेस होता तो क्या करते, स्टोर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ऐसे करते, समझ आएगा क्या होगा, ठीक है। देखो और करते हैं, समझ आएगा आगे। आगे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, पहले आपने उन्होंने सीखा एंट्री सीखी थी, नॉन इंटीग्रेटेड में आपने क्या सीखा था, नॉन इंटीग्रेटेड में इसका एंट्री था WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर। मेरे को इंटीग्रेटेड बनाना है, मैंने जस्ट अभी फिर से रिपीट करूंगा इंटीग्रेटेड में जहां जहां सीएलसी था उसको हटा के वही पुरानी वाली ओरिजिनल चीज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो सीएलसी है ही नहीं, यही रहेगा। इंटीग्रेटेड में भी यही रहेगा, सीएलसी है ही नहीं ना, सीएलसी जहाँ पे जहाँ पे सीएलसी आ रहा था, कैश होगा तो कैश आएगा, डेटा होगा तो डेटा, बाकी तो वही है। हाँ सीएलसी को ही चेंज करना है बस, उसकी जगह पे जो ओरिजिनल आइटम आना चाहिए वही आएगा। आगे देखो, हाँ देखो अब पता चलेगा, वेजेस पेड, नॉन इंटीग्रेटेड में हम क्या करते थे, वेजेस पेड को वेजेस टू सीएलसी, नॉन इंटीग्रेटेड में सीएलसी, अब इंटीग्रेटेड है तो सीएलसी में जो आना चाहिए ओरिजिनल वो आ जाएगा वापस, वेजेस टू कैश, ये हो जाएगी एंट्री। समझ आ गया कैसे करना है? और देखो अमाउंट कितना है, अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अमाउंट देखो कितना बोला है, 24,000 बोला है। तो एक बात बताओ, अच्छा ब्रैकेट में 30% इनडायरेक्ट बोला है, तो एक बात बताओ कि जो 24,000 आपको अमाउंट दिया हुआ है ये टोटल अमाउंट है, इसका मैं 30% डायरेक्ट निकालूं या 30% निकाल के दिया 28,000 इनडायरेक्ट? हाँ ये टोटल है, मेरे कहने का मतलब ये टोटल है। मैं आपको दो ऑप्शन दिया कि भाई टोटल वेजेस जो है वो 28,000 है, या जो क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 30% इनडायरेक्ट वो 28,000 है। दोनों में से कौन 28,000 किसके लिए यूज किया गया है? टोटल के लिए यूज किया गया है। टोटल में से आप उसका दो हिस्सा करोगे, 30% इनडायरेक्ट तो 70% डायरेक्ट, ठीक है। पेमेंट की एंट्री आपने कर ली, पेमेंट की एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इंटीग्रेटेड है 28,000। हाँ चलो इसको तुरंत एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ तो अच्छा एक साथ एब्जॉर्ब कर देता हूँ। इनडायरेक्ट वाला कहाँ एब्जॉर्ब होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। और डायरेक्ट वाला कहाँ एब्जॉर्ब होगा? WIP। कौन है ऑफिस? WIP में होगा टू क्या भाई वेजेस को एब्जॉर्ब कर लो ना, वो डेबिट है उसको क्रेडिट करो ना 28,000 से। हाँ 30% कितना होगा इसका? 24 है। अच्छा 24 है। हाँ 7,200 24 हाँ कितना 7,200 वो इनडायरेक्ट है तो यहाँ जाएगा है ना, और बचा हुआ कितना 16,800 WIP में जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट है, ठीक है। और देखो पागल क्वेश्चन है एकदम। अगला पॉइंट हमको बता गए, हम छोटे बच्चे थोड़ी है, अगला पॉइंट हमको बता गए, सामने से फिर से बता गए वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। कितना दिया हुआ है? 16,800। ले हम निकाल कर लिए थे, हम पहले ही निकाल लिए क्वेश्चन पढ़ने के पहले, फिर से एंट्री मत कर देना, बंदे ये भी गलती करते हैं।
यहाँ पे कर दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अरे विदिश चार्ज टू प्रोडक्शन 16,800 फिर से कर देंगे। अरे आप 16,800 से कर चुके हो, यहीं पे कर चुके हो, फिर अगला वाले को इग्नोर करना। जो क्वेश्चन में दिया चौथा पॉइंट इग्नोर होगा क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट में ही पूरा खत्म कर दिया उसको। फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, क्या होगा इसका? फैक्ट्री ओवरहेड टू हाँ, पहले पेमेंट का एंट्री, हाँ कैश होगा क्योंकि वो है अपना इंटीग्रेटेड है, सीएलसी नहीं आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट। और सुनो ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोले तो अपन भी वही यूज करेंगे जैसा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी मिटा दूंगा, जैसा क्वेश्चन बोले आप वही वर्ड यूज करो, सेफ रहोगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोले उसी को डेबिट करो। हाँ है वो फैक्ट्री ओवरहेड, आप लोगों ने सही पहचाना। ये क्वेश्चन तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला है ना, आप लोगों ने खुद पहचाना फैक्ट्री ओवरहेड, हमको उसकी जगह पे वही वर्ड यूज करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पे करने की एंट्री हो गई। पे अपने कितना किया? 19,000, ठीक है कर दिया। लेकिन एब्जॉर्ब कितना हुआ बताया है कि अलग से? हाँ जस्ट अगले में बताया है, जस्ट अगला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। चार्ज का मतलब ही एब्जॉर्ब होता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कहाँ एब्जॉर्ब हुआ होगा? ये हम लोग जानते हैं WIP में एब्जॉर्ब हुआ होगा। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना? 18,000। अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? अंडर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। देखो कुछ बोला है कि ट्रीटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन का क्या करना है, अलग से कुछ बताया है कि पूरा? देखो नहीं बताया तो हम उसकी एंट्री यहीं पे खत्म कर देंगे। बताओ अंडर एब्जॉर्प्शन है तो मैं अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट करना पड़ेगा तभी तो वो क्लोज होगा। अब एंट्री को कंपेयर कर लो ना, डेबिट कितने से हुआ है? 19,000 से हुआ है और क्रेडिट 18,000 से हुआ है। तो क्लोज करने के लिए मेरे को हमेशा अभी इसको इस टाइप के वैरायटी में मैन्युफैक्चरिंग को और क्रेडिट करना पड़ेगा। 1,000 से क्रेडिट कर तब तो वो क्लोज होगा, ठीक है। और कहाँ ट्रांसफर करूंगा इसको? कॉस्टिंग PL में चले जाएगा सीधा 1,000 से, ठीक है। आंसर देखोगे तो वो ये वाली एंट्री नहीं किया ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर भाई कैरी फॉरवर्ड वाला है, वो नहीं करता है, हमको करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था कि क्वेश्चन बता दिया था इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हमने इसको क्लोज नहीं किया। अभी कुछ नहीं बोला, क्लोज करना है, आप सेफ रहोगे। आंसर में नहीं किया करता कभी भी, किया है क्या? नहीं किया। हमको करने का करके आना है, ठीक है। हाँ क्या चीज़? क्लोज करना है क्योंकि अंडर ओवर आगे कुछ बोला नहीं, ट्रीटमेंट नहीं बोला तो हम उसको क्लोज कर देंगे। तो देखो क्लोज हो चुका है, 19,000 से क्रेडिट है, 19,000 से डेबिट है, हो गया क्लोज। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो पहले क्या करोगे? पहले इसका पे करने की एंट्री करोगे सबसे पहले। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना, मतलब वही ओवरहेड की बात कर रहे हैं। पहले आप पे करोगे, हाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू कैश। हाँ कितना है? 4,000 है क्या? 4 है, हाँ 4 है। और एब्जॉर्ब कहाँ पे करना है अलग, जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग से बता दिया था। आप लोग बताओ बाय डिफॉल्ट इसको कहाँ एब्जॉर्ब करते हो? कॉस्ट ऑफ सेल में करते हो। पिछले क्वेश्चन में कॉस्टिंग PL में क्यों किए थे? क्वेश्चन में बोला था, यहाँ कुछ बोला है क्या? नहीं, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल में ही डालूंगा टू सेलिंग एंड। अच्छा अमाउंट के लिए कुछ बताया कि अलग से? तो फिर अमाउंट भी सेम रहेगा। अंडर ओवर हुआ क्या? दोनों नहीं हुआ, ना अंडर एब्जॉर्प्शन है क्योंकि मैंने सेम मान लिया ना अंडर एब्जॉर्प्शन है ना ओवर एब्जॉर्प्शन है, कुछ नहीं करना है इसके आगे। जस्ट मतलब अगले में आओ। अगला है फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट। हाँ क्या होगा? हाँ सीख गए। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब क्या? फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया है। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया है, किससे बनता है? फ्लो चार्ट के WIP के हिसाब से बनता है। तो मतलब फिनिश्ड गुड्स में आया है, WIP से आया, तो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, ऐसी एंट्री होगी। अमाउंट जो भी दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, हाँ इंटीग्रेटेड है, क्या होगा? कैश तो आएगा, सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा। और फिर सेल को आप कहाँ पे दिखाओगे? नहीं CLC आएगा ही नहीं यहाँ पे, कॉस्टिंग PL में दिखाओगे। किस साइड? क्रेडिट साइड। मतलब ये वही पुराना वाला हो गया ना लॉजिक, कॉस्टिंग PL। हाँ मतलब देखो अभी सेल आपका नॉमिनल अकाउंट है भाई, क्लोज करना पड़ेगा। सेल इज योर नॉमिनल अकाउंट, इनकम है इससे क्रेडिट, क्लोज करने के लिए सेल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL। नहीं आंसर देखोगे ना तो वो सिर्फ ये किया है, ये वाली एंट्री नहीं किया है। हाँ देखो एक्स्ट्रा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर क्या ना एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी कटेगा। लेकिन अगर ये वाली एंट्री गलत दिखी पहली वाली, ये आप बुक वाले के हिसाब से करना है,
कैश टू सेल ही करना पड़ेगा। अभिषेक ने सही दिमाग लगाया, सर सेल तो कट गया ना, कैश टू कॉस्टिंग पीएल कर देते हैं, शॉर्टकट नहीं कर सकते। कैश टू सेल इंटीग्रेटेड है ना, मतलब उस केस में आपको कैश टू सेल ही दिखाना पड़ेगा। फिर आप चाहो तो ये वाली एंट्री अलग से दिखा सकते हो, सेल टू कॉस्टिंग पीरियड नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, आंसर में ये कभी नहीं दिखाता है। सेल का आपको मतलब ये जो 11th वाली एंट्री है वही है, कुछ चीज़ में चेंज नहीं है, 11 में ये करते थे। तो नॉन इंटीग्रेटेड में कर देंगे ऐसा डबल का। नॉन में तो करना ही है, नॉन में तो करते ही। अच्छा नॉन नहीं, वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ CLC टू कॉस्टिंग पीएल बस। नॉन इंटीग्रेटेड में ये होता है ना, तो यहाँ डबल नहीं चलेगा, यहाँ कॉस्टिंग पीएल ही करना है, ठीक है, सिंगल ओनली। नॉन अलग अलग है ना, तुम अलग मैं अलग, तो सिंगल एंट्री होगा नॉन इंटीग्रेटेड में। यहाँ आप चाहो तो 2 करो, नहीं चाहो तो भी चलेगा, कैश टू सेल बस। आ गया क्लोजिंग स्टॉक, क्या एंट्री होगी? भले आप बोलोगे सर अमाउंट नहीं है, चलो अमाउंट 100 रुपये है, एंट्री बताओ मेरे को, मतलब मैंने मान लिया 100 रुपये, एंट्री तो बताओ। नॉन इंटीग्रेटेड में तो नहीं होती। ठीक है, इंटीग्रेटेड में भी नहीं होगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास आपके जेब में 10 रुपये पड़ा हुआ है, स्टॉक मतलब बोलते हैं जो पड़ा हुआ है, 10 रुपये पड़ा हुआ है आपके जेब में, क्या एंट्री करोगे? क्यों ही करोगे? जब कोई ट्रांजेक्शन किए, जब या तो पैसा आता है तो एंट्री की जाती है, या पैसा जाता है तो एंट्री की जाती है। ये तो आपके पास पड़ा हुआ है, पड़े हुए स्टॉक की एंट्री कभी करते हैं क्या? कभी नहीं करोगे, इसकी नो एंट्री हमेशा। अब बोलोगे अमाउंट नील है इसीलिए, नहीं, अमाउंट होगा तो भी नील होगा। सर सेल्स का आपने जैसे बताया कि एंट्री होती है तब ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, तो अब आपको उसमें दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, कैसे बताऊँ इसको मैं, ट्रायल बैलेंस तो नहीं है ये, ठीक है, आपको कुछ बोला भी नहीं अलग से। लास्ट में जब क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो फाइनेंशियल में होता है, ठीक है। अब इसका लॉजिक हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री होगी नहीं, कुछ रिसर्च करके बताऊंगा मैं इसका फिर अलग से। बाकी क्लोजिंग स्टॉक अगर अमाउंट दे भी दिया ना, तो इंटीग्रेटेड हो या नॉन इंटीग्रेटेड हो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती है, समझ आ गया? अमाउंट नहीं ले तो क्या हुआ? फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हाँ, मतलब हाँ, यहाँ तो यहाँ कॉस्ट शीट में दिखाते हैं, कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है ना, वहाँ दिखाओगे। और देखो इशिका भी क्या बोल रही थी, देखो फाइनल अकाउंट्स में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है? कहाँ? मतलब इसकी एंट्री हुई होगी तभी तो आ गया ना भाई। क्लोजिंग ट्रेडिंग एक अकाउंट है, मतलब एक लेजर अकाउंट तो हुआ एक टाइप का, डेबिट क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है, तो इसकी एंट्री हुई होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एसेट है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, तभी तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये एंट्री होती है, फाइनेंशियल में होती है, वो डिटेल में सिखाती नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ जरूरत पड़ी है अभी, तो ये फाइनेंशियल में होती है। लेकिन अभी यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड हो या नॉन इंटीग्रेटेड हो, नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करना है बिल्कुल भी, ओपनिंग की भी नहीं करना है, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती है, चाहे कोई भी हो, इंटीग्रेटेड हो नॉन इंटीग्रेटेड हो, यहाँ पे आपको नहीं करना है। आगे है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कैश टू डेटर जो 11th में करते थे, पेमेंट टू क्रेडिटर जो 11th में करते थे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, हो गया, ये इंटीग्रेटेड था आपका, खत्म। एक बार इलस्ट्रेशन 13 देखो, देखिए इलस्ट्रेशन 13, सिर्फ टेबल देखो कैसा दिया हुआ है, ठीक है। और कल मैं कॉस्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, मैच करना, पूरा सेम है, अमाउंट भी सेम है। और देखो यही क्या 6 एंट्री, देखो 6 ही तो है क्या, 1 2 3 4 5 7 है, हाँ यही 7 जो मैं बता रहा था, 7 एंट्री है, 7 मार्क्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक काम करो ना, 13 14, हाँ बहुत हाँ, ज़्यादा करके ही 3 क्वेश्चन बस है। एक तो पहला वाला है, सबसे पहले हमने कौन किया था, 1 वाला, 1 का आपको पूरा लेजर एंट्री तो आप लोग कर लिए, देख लो होमवर्क चारों को करना है। इलस्ट्रेशन 1 का लेजर अकाउंट बनाना था और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, वो कंप्लीट करना है, मतलब इन शॉर्ट पूरा है ना। उसके बाद अभी मैंने 2 बताया, अभी कौन सा तो 12 वाला तो कंप्लीट हो गया, उसको मत करो, ओरली हमने पूरा डिस्कस कर लिया। 13 और 14, इलस्ट्रेशन 13 इलस्ट्रेशन 14, ये 3 क्वेश्चन पूरा बना के आना अच्छे से। जैसे ही 14 बनाओगे उसके बाद 15 है और फिर ये चैप्टर खत्म है। एक क्वेश्चन अपन कल क्लास में 15 एक बचा है, चाहोगे तो वो भी कर लेना, सीधा आगे सब कल नया डाउट बताऊंगा, नया चैप्टर नया चैप्टर मतलब इसी का नया टॉपिक,
15 के बाद खत्म है ये कल तो। संडे है ना। संडे है ना कल क्लास है। क्यों है क्यों क्या सर, होगा? हम मजाक नहीं करते सर इसका रिवीजन होगा। वर्तमान सर हाँ, तो इसके बाद मैं लूंगा ना। अरे सर मत करो सर, बजाने के बाद। 12 बजे नहीं लेंगे, वो सुबह 7-8 बजे लेंगे। बजा देंगे 12 पीजी यही में भी क्या बजाएंगे। होता है सर, पीजी में भी क्या है पहले बोले नंबर आप एक मैं बार पूछ बात लूंगा। करें। हाँ, मैं पूछ लूंगा। सर मत दो सर संडे प्लीज सर पहले पूछूंगा मैं सर से। अगर पिछले संडे को लेके आप ही बस अगर 9 बजे के पहले छोड़ दिए ना तो मैं लूंगा। चलो 9 बजे पर नहीं छोड़ चलो ठीक है 9 बजे के पहले ना चलो सर डेमो वाला का सब ये हिमांशु उठाएगा। हाँ क्या चीज ईश्वर? सर डेमो वाला का